Started? Yes, sir. Okay, sir. Okay, sir. चलो, तो बेसिकली आज एक बेसिक चैप्टर बताएंगे सर, बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली। मैंने इसलिए ये टॉपिक थोड़ा सा लिया क्योंकि काफ़ी लोग ना एफएम का कैलकुलेशंस में दिक्कत फील कर रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा बेसिक्स बता देते हैं। एक बार एफएम का बेसिक्स आइडिया हो जाए ना कि एफएम क्यों पढ़ना है और एफएम के पीछे मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस टॉपिक का जो कोर एरिया है वो कहाँ स्टार्ट होता है, समझ रहे हो ना सर? सर समझ नहीं रहे, अभी आगे आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो पॉइंट इज दैट आज ना आपके साथ में फाइनेंशियल या फाइनेंस जो भी बोलो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग टॉपिक है, दैट इज टीबीएम या टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्या हो गया? कोई बोल रहे हैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? सबको मेरा आवाज आ रहा है ऐसा? Yes, sir. तो फिर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। সবাই আমার সাউন্ড পাচ্ছে? हेलो तथा नील, Yes, sir. दीपायन, सबको मेरा साउंड क्लियर आ रहा है ना? देन आई डोंट थिंक प्रॉब्लम है, तो फिर इंडिविजुअल इश्यूज हो सकता है मे बी। अच्छा हाँ बोल কে এলো? সম্পদ। তো নেটওয়ার্ক ইস্যুস হবে, ওই জন্য বোধহয় পাচ্ছিস না। ঠিক আছে, হতে পারে স্যার, প্রথমবার জয়েনিং হলো অটোমেটিক বেরিয়ে গেল, তারপর joining হচ্ছে, একদম ভালো হলো। আচ্ছা এখন এখন শুনতে পাচ্ছিস তো? এখন ঠিক আছে তো? अच्छा ठीक है। হ্যাঁ স্যার। ओके सर, देखो ऐसे तो एक्चुअली मैं सोच रहा था डिविडेंड डिसीजन पढ़ाऊंगा, फिर बीच में मैंने डिसाइड किया नहीं, डिविडेंड डिसीजन नहीं, एक बार बीच में मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है। अच्छा देखो, तो क्यों मैं ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी करके चिल्ला रहा हूँ, आपको अभी अभी समझ में आ जाएगा, थोड़ा समय लगेगा टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में, बट ये बेसिक्स है सर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एकदम हार्डकोर बेसिक एरिया है। एंड एक्चुअली आज का जो टॉपिक है ये सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोल के नहीं, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन जो कुछ भी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में फाइनेंशियल रिलेटेड मैटर पे देखते हैं ना, वो हर फील्ड में ये पर्टिकुलर पॉइंट काम आता है सर। एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस जो भी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, एवरीथिंग इसमें इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन क्यों नहीं शेयर हो रहा? कंफर्म करो ना एक बार सर, स्क्रीन शेयर है? यस ना? Yes, sir. सबको स्क्रीन दिख रहा है? बोलो सर एक बार। हेलो Yes, sir. স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে তো? तथा संपद, नील, दीपायन, स्क्रीन शेयर है आप लोगों को? मुझे इतना कंफर्म करो ना सर। Yes, sir. ओके सर ओके। क्या कोई कम्युनिकेशन इश्यूज हो रहा है क्या? क्या आवाज नहीं आ रहा है आप लोगों को?
आवाज का प्रॉब्लम, स्क्रीन शेयरिंग का इश्यूज, ऐसा कुछ है क्या ना? सब ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার কি प्रॉब्लम? इनकी इनकी को सब कुछ समझ में, मतलब स्क्रीन दिख रहा है या मेरा आवाज आ रहा है? Yes, नील sir. तो ओके, इनकी का प्रॉब्लम नहीं है। दीपायन, আরে স্পিকার দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না স্যার अच्छा, दीपायन 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 कनेक्टेड? Yes, sir. ওকে, তথা আপনাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে আমাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে? आई थिंक সম্পদ को ইস্যুস है कुछ, তথারও কোনো আওয়াজ পাচ্ছি না আমি। ओके, আমি স্টার্ট করছি। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सर क्लास। हाँ, मैं आशा करता हूँ कि प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा आप लोगों को। ठीक है? কে বললো কথাটা ঠিকই Yes, আছে? নীল বলছে, আচ্ছা। রাহুল, গুড ইভিনিং হ্যাঁ স্যার। রাহুল। হ্যাঁ, গুড ইভিনিং good স্যার। evening. সরি স্যার, একটু লেট হয়েছে। ঠিক আছে, আমি স্টার্ট করিনি এখন। সবার একটু টেকনিক্যাল ইস্যুস হচ্ছিল বলে আমি একটু ওয়েট করছিলাম। ओके, तो सर आज का टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिक्स, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, तो আবার কি হলো? আবার কার কি সমস্যা? সম্পদের রিজয়েন কর, একবার রিজয়েন কর। নেটওয়ার্কটা প্রবলেম আছে মনে হচ্ছে সম্পদের আজকে। আই থিঙ্ক সম্পদের একটু নেটওয়ার্ক ইস্যুস আছে। সম্পদ একবার রিজয়েন কর, মেবি প্রবলেম শর্ট আউট হয়ে যাবে। আমি স্টার্ট করছি, তখন দেখি স্টার্টই করতে পারছি না। আমার শুনতে হচ্ছে হ্যাঁ পাচ্ছি, আওয়াজ পাচ্ছি, আওয়াজ পাচ্ছি। কে বলছে কথাটা? হ্যালো হ্যালো, সাউন্ড পাচ্ছি আমি। अच्छा देखो सर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बेसिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी को अगर मैं एक शॉर्टकट वे में बताऊं ना, तो द कॉन्सेप्ट दैट द सम ऑफ मनी इज वर्थ मोर नाउ देन द सेम सम विल बी एट अ फ्यूचर डेट ड्यू टू इट्स अर्निंग पोटेंशियल इन द इंटरिम। सर यहाँ पर एक आपको एक क्या बोलते हैं इसको, एक टेबल क्लॉक है ना, इट्स अ टेबल क्लॉक, और यहाँ पर पैसा। तो क्वेश्चन इज दैट सर, टाइम के साथ मनी का क्या कनेक्शन? टाइम वर्सेस मनी, कोई मुझे बता सकते हो सर? समय के साथ पैसा का क्या कनेक्शन है? इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन टाइम एंड मनी? क्या क्या Yes, sir. नॉर्मल आप इसमें- क्या कनेक्शन है? बोलो सर। ओके राहुल बोल, टाइम में साथ सर, क्या ये- कनेक्शन? इससे तो पता चलेगा ना मैं फ्यूचर में कितना अर्न कर सकता हूँ अभी के मनी इन्वेस्टमेंट के जरिए। अगर मैंने इन्वेस्ट किया तो फ्यूचर में कितना रिटर्न मिलेगा, या फिर किसी प्रोजेक्ट का वैल्यू कितना निकलेगा और कितना प्रॉफिटेबल होगा। ओके, आज कितना इन्वेस्ट करे तो कल मुझे क्या मिलेगा, दैट इज ऑल अबाउट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसका काफी सारा एग्जाम्पल हो सकता है, और कोई बताएगा? इनकी, दीपायन, एनीवन, तथा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एनी अदर एग्जांपल? राहुल, हाँ बोलो सर। यस बोलो। सर मनी टाइम के साथ मनी का वैल्यू कम होता है। टाइम के साथ मनी का वैल्यू कम होता है, क्यों कम होता है? कम क्यों होता है? इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, इकोनॉमी। इकोनॉमी। चलो, एक एक पॉइंट उठाया, महंगाई, इन्फ्लेशन, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट सर। इन्फ्लेशन के कारण पैसा का वैल्यू कम होता है, एंड दैट इज द वन ऑफ द बिग रीजंस
कि अगर हम लोग हमारे घर में जो भी बड़े हैं, जब हम उन्हें पूछते हैं तो वो ऐसे बात करते हैं कभी कभी कि बचपन में उनको अगर 10 रुपीज़ मिलता था ना, तो 10 रुपीज़ वो खर्चा नहीं कर पाता था, है ना। और आज हमारे पॉकेट में अगर 100 रुपीज़ भी होता है ना, तो ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है ना। एक ज़माने में पॉकेट में 10 रुपीज़, मैंने अगर से फॉर एग्जांपल 1970s के समय में किसी के पॉकेट में अगर 10 टका होता था, तो उसमें भी खर्चा करने के बाद भी पैसा बच जाता था। आज के ज़माने में अगर किसी के पॉकेट में 100 रुपीज़ है, तो आई थिंक एक दिन में अगर उसको खर्चा करने बोलो तो 100 रुपया आराम से खर्चा हो जाता होगा, कुछ बचेगा नहीं, है ना। तो व्हाट इज़ द पॉइंट, कभी 10 टका का वैल्यूएशन हाई था, आज 100 रुपीज़ का वैल्यूएशन लो हो गया है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इज, ये इसके बीच में कौन है, इन्फ्लेशन है, महंगाई है ना, जो अल्टीमेटली पैसा का वैल्यू को टाइम के साथ साथ कम कर देता है। बट इसका दो पहलू है सर, इसका सिर्फ एक पहलू नहीं है। जैसे यहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को बहुत अच्छा एक डेफिनेशन के साथ कहा गया है, द कॉन्सेप्ट दैट अ सम ऑफ मनी इज वर्थ मोर नाउ। माने अगर आपको बोला जाए कि भाई आज तुम्हारे पॉकेट में अगर 1000 रुपया है, ठीक है, 1000 रुपीज का एक नोट है, तो कल तुम्हारे पॉकेट में क्या सेम नोट का वैल्यू, मतलब 1000 का ही नोट है बट उसका वैल्यू क्या सेम रहेगा कल, इन द सेंस 1 ईयर लेटर। हेलो, आज अगर तुम्हारे पॉकेट में 1000 टका का एक करेंसी नोट है, एक साल बाद भी तुम्हारे पॉकेट में वही 1000 का नोट है, बट क्या टुडे 1000 इक्वल्स टू 1 ईयर लेटर 1000? क्या ये कहना सही होगा? आज का 1000 और एक साल बाद का 1000, क्या दोनों सेम बोल सकते हैं सर? नो No. सर, इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से वो कम हो जाएगा। क्योंकि मार्केट में महंगाई है और उसके कारण ये आज का 1000 और कल का 1000 या एक साल का बाद का 1000 इज नॉट द सेम, है ना। ये सेम नहीं हो सकता सर। इसके पीछे मेन रीजन है इन्फ्लेशन प्रॉब्लम। और एक्चुअली ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये सारे के सारे इन्फ्लेशन को ही मैनेज करते करते दिमाग लगाते हैं। इट्स ऑल अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इन्फ्लेशन मैनेज करके जो भी कंपनी या जो भी बिजनेस चल पाता है, वो अल्टीमेटली फाइनेंस को ही मैनेज कर पा रहा है। और अगर ये नहीं कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रॉब्लम में है। समझ रहे हो सर? और एक बात सर, जैसे यहाँ पर एक बात कहा, द सेम सम, एक सेकेंड, कौन है भाई? राहुल, okay. The same sum will be at a future date. Hello? है सर, मेरे लैपटॉप पे जॉइन। Okay. The same sum will be at a future date due to its earning potential in the interim. जैसे यही 1000 अगर आप पॉकेट में ना रखे कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, हेलो, ये 1000 अगर पॉकेट की जगह कहीं पर इन्वेस्ट कर देते हैं तो अच्छा होता ना सर? नहीं है ना? यस सर। जैसे मैं म्यूचुअल फंड्स का, आज सुबह ही स्टॉक मार्केट क्लास में मैं बात कर रहा था, म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया लास्ट एक साल में। म्यूचुअल फंड का एक कंपैरिजन भी आया है। जैसे एक कौन सा फंड के बारे में बात कर रहा था मैं सुबह, निफ्टी से बेहतर रिटर्न जनरेट किया सर, बेटर देन निफ्टी। क्या नाम है उसका, निप्पॉन का, निप्पॉन था, HDFC म्यूचुअल फंड 100 टॉप 100 था, ठीक है। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, ये लास्ट एक साल में निफ्टी से भी बेहतर परफॉर्म किया है। सर मैं कहना ये नहीं चाह रहा हूँ कि आप लोग अभी निप्पॉन में इन्वेस्ट करना चालू कर दो, दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज दैट अगर आपको स्टॉक मार्केट समझ में आता है तो बहुत अच्छा है सर, क्योंकि अल्टीमेटली ये लोग जो पैसा कमाया है ना, ये जो लार्ज कैप फंड, इसका मतलब क्या कि निप्पॉन इंडिया ये जो कंपनी है ये बहुत बड़ा एसेट मैनेजमेंट कंपनी है सर। एक जमाने में रिलायंस का हुआ करता था, AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये आपसे हमसे सबसे पैसा लेता है, मैंने जो भी इनके थ्रू से मार्केट में आना चाहता है,
इनका पैसा मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। पब्लिक का पैसा म्यूचुअल फंड कंपनीज के थ्रू से मार्केट में इन्वेस्ट करके रिटर्न दिया जाता है। आपका वो 1000 जो आप SIP वगैरह करते हो, हाँ सर, तो आप देखो कि निप्पॉन इंडिया ऐसे ही बहुत पॉपुलर फंड है सर, ठीक है, तो इसने 20.67% रिटर्न जनरेट किया है एक साल में, एब्सोल्यूट रिटर्न, जहाँ पर मार्केट में जो निफ्टी वगैरह है वो हार्डली 11.35%, वो भी अच्छा किया है, बट कोई भी बैंक वगैरह से अच्छा है। लेकिन सर ये तुक्काबाजी थोड़ी है कि कौन सा फंड अच्छा परफॉर्म करेगा, कौन सा फंड अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। इसको लेके आपको मार्केट, स्टॉक मार्केट का नॉलेज होना चाहिए, है ना। आपको स्टॉक मार्केट अगर ज़्यादा डिटेल समझ में ना आता है, एटलीस्ट म्यूचुअल फंड का भी नॉलेज होना चाहिए कि मैं कौन सा म्यूचुअल फंड चूज करूँ, है ना। म्यूचुअल फंड को भी सिलेक्ट करने के लिए आपको म्यूचुअल फंड का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ फंड्स, है ना। फंड का भी अलग अलग तरीका है, कुछ होते हैं इक्विटी बेस्ड, कुछ होता है डेब्ट बेस्ड, कुछ होता है हाइब्रिड बेस्ड, कुछ होता है टैक्स सेवर्स, कुछ होता है आर्बिट्रेज टाइप का, ठीक है, और भी नाम है। मैं अभी म्यूचुअल फंड क्लास तो ये है नहीं, जो लोग म्यूचुअल फंड पहले पढ़ा होगा या जो लोग आगे म्यूचुअल फंड पढ़ने के लिए बारे में सोच रहे हैं, उनको ये सब नॉलेज डिटेल्स में मिल जाता है सर, कि म्यूचुअल फंड कितना तरीके से काम करता है। और म्यूचुअल फंड का एक अच्छा खासा नॉलेज अगर आपके अंदर है तो फिर आप अपना ये 1000 रुपया को एक्स्ट्रा 20% में कन्वर्ट कर सकते हो। जहाँ मार्केट आपको बैंक में डालोगे तो 6-7% ही आएगा, अगर आप इवन निफ्टी से भी बेहतर परफॉर्म कर दिया सर। जैसे निफ्टी कभी कभी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन इस बार ये निप्पॉन का जो परफॉर्मेंस है ये बेटर देन निफ्टी, बेंचमार्क से भी बेहतर परफॉर्म कर लिया। सर कहना क्या चाहते हैं सर, ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे आपको। यहाँ पर देखो आप कितना इन्वेस्टमेंट आपका, ये देखो सर यहाँ पर NAV दिया है, नेट एसेट वैल्यू, ठीक है, नेट एनुअल वैल्यू का हिसाब भी दिया है आपको यहाँ पर कि कितना एक साल में कितना मतलब 1000 करके भी अगर किसी ने SIP दिया तो 1000 का वैल्यूएशन एवरी मंथ 1000 करके दिया, इन्वेस्टमेंट 12000, उसका वैल्यू आ गया 13000, ठीक है, एब्सोल्यूट रिटर्न और एनुअलाइज्ड रिटर्न। 2 साल में कितना हुआ है, 3 साल में कितना हुआ है, 5 साल में कितना हुआ है, 10 साल में कितना हुआ है। ये जो पूरा खेल है ना, ये पूरा खेल टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बेसिस में ही कैलकुलेट किया गया है। तो वही बात यहाँ पर ये वाला लाइन बता रहा है सर, the same sum will be at a future date due to its earning potential in the interim। माने today's 1000 is not equals to tomorrow's 1000 या 1 year later 1000। सिंपल बात है सर। 1 year इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एक साल समझने में अच्छा होता है। तो 1 year later valuation is not the same of today's 1000 at comparison with the today's 1000। आज का 1000 और एक साल बाद का 1000 सेम नहीं है। लेकिन अगर आप वही 1000 को अगर आप मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको इंटरिम पोटेंशियल दे सकता है। इंटरिम माने बीच में आपको अर्निंग पोटेंशियल क्रिएट करके दे सकता है। तो ये सारा खेल आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी से ही पता चलता है, ठीक है। तो मैं आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिलेटेड बहुत सारा बात बताने वाला हूँ सर। मैं आशा करूंगा कि आप लोग दिल थाम कर बैठेंगे और सुनेंगे, जरूरत पड़ने में जरूर पूछेंगे, है ना सर। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कुछ बेसिक थ्योरी है, अच्छा ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। The time value of money is the concept that a sum of money is worth more now than the same sum will be at a future date due to its earning potential in the interim। The time value of money is a core principle of finance। It's a core principle of finance। अगर कोई finance समझना चाहता है और टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं जान पाया, TBM के बारे में नहीं जाना, तो फिर वो क्या जाना। The sum of money in the hand has greater value than the sum of value paid in the future, ठीक है। The time value of money is also referred to as the present discounted value। इसको present discounted value भी कहा जाता है। The time value of money is also referred to as the present discounted value। अब प्रेजेंट वैल्यू के बारे में भी मैं आपके साथ धीरे धीरे बात को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। ऐसे जब भी हम लोग कैपिटल बजटिंग जैसे चैप्टर करते हैं ना, तो उसमें प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू का बहुत सारा डिस्कशंस हो जाता है। बेसिकली अगर आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी जानोगे तो आप क्या क्या जान पाओगे। अगर आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी जानते हो तो ऑब्वियसली आपको कोर प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस पता लगता है। इसके साथ साथ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन्स दैट अ सम ऑफ मनी इज वर्थ मोर नाउ देन द सम ऑफ मनी इन द फ्यूचर। द प्रिंसिपल ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन्स दैट इट कैन ग्रो ओनली थ्रू इन्वेस्टिंग। आपका पैसा सिर्फ इन्वेस्ट करने से ही बढ़ सकता है।
तो अगर आप इन्वेस्ट करने में डिले करते हो आपको अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाएगा। सर हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं, हाँ रखो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बैंक में एफडी करो, नो इशू। बट क्या बैंक एफडी सच में आपका आज का 1000, सपोज आप आज आपके पास 1000 रुपीज है, एग्जाम्पल, हाँ, सपोज यू हैव 1000 रुपीज टुडे और आप बैंक में एक 1 ईयर का एफडी कर रहे हो, ओके, बैंक आपको बोला 7.7%, ठीक है, बैंक आपको 7% रिटर्न देने का वादा कर रहा है कि चलो आपको एक साल में 7% देंगे, तो 1000 का 7 कितना होता है, 7%, सिंपल कैलकुलेशन, 1000 का 7% कितना हो जाएगा सर, बोलो, 70 रुपीज, है ना, 1000 का 7% 70 रुपीज। तो अगर आप आज 1000 रख रहे हो, बैंक आपको 7% बोला, तो एक साल बाद इसका वैल्यू इन सिंपल हो गया 1070। अब ये भी आपका इन्वेस्टमेंट है, नो इशू, हाँ सर, ये भी आपका इन्वेस्टमेंट ही है, लेकिन क्या ये इन्वेस्टमेंट ग्रो किया? कोई भी आम आदमी बोलेगा हाँ बिल्कुल ग्रो किया, है ना सर, 1000 का चीज 1070 हुआ है, ग्रो तो हुआ है, 1000 1070 हो गया तो 70% ग्रोथ हुआ ना सर एक साल में। बट देयर इज ए बिग क्वेश्चन, आपको ये कंपैरिजन करके देखना पड़ेगा कि मार्केट में ओवरऑल इन्फ्लेशन, WPI इंडेक्स या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये कहां पर है। नॉर्मली इंडिया जैसे कंट्री में 6-7% इन्फ्लेशन रेट रहता ही है। अगर कभी 4-5% इन्फ्लेशन इंडिया में मेंटेन कर लिया तो बहुत बड़ी बात है, और अगर इंडिया जैसे कंट्री में 8-9% इन्फ्लेशन है तो तबाही मच जाता है सर, बहुत भयंकर हालत हो जाता है। जिस तरह से टमाटर का दाम बढ़ा था, सोचो कि मार्केट में हर एक सब्जी इसी दाम पे बिकता तो लोगों का क्या हालत होता, है ना सर, उसको बोलते हैं तबाही। इंडिया जैसे कंट्री में 8-9% बहुत भयंकर हालत है। हाँ, वर्ल्ड का कुछ बड़े बड़े देश हैं जहां पर इन्फ्लेशन बहुत कंट्रोल होता है, ठीक है, जहां पर पॉपुलेशन रेट लो है, जीडीपी ग्रोथ अच्छा है। इंडिया में जीडीपी अच्छा है बट इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत हाई है और कॉम्पिटिटिवली पॉपुलेशन साइज भी बहुत बड़ा है, तो पर कैपिटा इनकम भी कम हो जाता है, पर कैपिटा इनकम कम हो जाता है, क्योंकि जितना इंडिया कमाता है, जितना इंडिया अर्न करता है, वो जब पर हेड में डिस्ट्रीब्यूट होता है ना तो वो काफी कम ही होता है। यानी इंडिया को अगर एटलीस्ट चाइना जैसा इनकम करना है ना तो करेंट ग्रोथ जितना ग्रोथ है उसका डबल ग्रोथ करना पड़ेगा। अगर इंडिया जीडीपी करेंटली 7-8% ग्रोथ रेट में है तो उससे डबल करना पड़ेगा तो जाके शायद चाइना जैसा हो पाए। बट इट डबल जीडीपी ग्रोथ डबल डिजिट, इट्स नॉट अ सिंपल थिंग सर। 10% जीडीपी ग्रोथ करने में ना हवा टाइट हो जाता है, मतलब आज तक कौन सा कंट्री देखा होगा पता नहीं सर 10% जीडीपी ग्रोथ यार नहीं आता। सो व्हाट इज द बिग पॉइंट? द बिग पॉइंट यही है कि आपको इन्फ्लेशन एडजस्ट करके देखना पड़ेगा कि अगर मार्केट में इन्फ्लेशन 6-7% है, माने जो प्रोडक्ट आज सपोज आपको एक आईफोन लेना है या सपोज आपको कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना है जिसका आज दाम है 1 लाख और मार्केट में महंगाई है 7% और आप पैसा जमा कर रहे थे, आप पैसा जमा कर रहे थे 1 साल बाद लेने के बारे में, तो उसका दाम 1 लाख तो नहीं रहेगा, उसका दाम 1,07,000 हो जाएगा। और आपने सोचा कि मैं इन्वेस्ट करके थोड़ा पैसा बढ़ा लेता हूं, लेकिन पैसा बढ़ा नहीं सर, वो जस्ट इन्फ्लेशन एडजस्ट हुआ। हेलो, 7% बैंक दे रहा है और 7% इन्फ्लेशन है, तो ये पैसा ग्रो हुआ कि इन्फ्लेशन के साथ जस्ट एडजस्ट किया? एडजस्ट, इट्स जस्ट एडजस्ट। इसलिए बैंक हमें जो पैसा देता है ना वो ग्रोथ के लिए नहीं देता, वो सिर्फ हमें इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के लिए देता है। आम आदमी को लगता है कि हमारा पैसा बढ़ रहा है, पोस्ट ऑफिस में, बैंक में, इंश्योरेंस सेक्टर का तो गजब बात है सर। अगर LIC वगैरह का बात करें तो वो तो 5% 6% देने में वो तो रो लेता है। इंश्योरेंस में भी लोग आजकल सेविंग्स करते हैं ना, FD वगैरह इंश्योरेंस कंपनीज भी लगाता है, उसमें भी बहुत लो रेट है। LIC वगैरह का चेक करके देखो आप,
उनका इंश्योरेंस का अलग कॉन्सेप्ट है, उसका मेन पैसा जो होता है मरने के बाद, है ना, मरने के बाद अच्छा मिलता है, जीते जी अच्छा नहीं है सर, लेकिन फिर भी मरने के बाद फैमिली बच जाता है, वो अलग बात है, मैं उस पर बात अभी नहीं करूंगा। सो पॉइंट इज वेरी सिंपल। लेकिन अगर आपको सच में पैसा ग्रो करते हुए देखना है, अगर आप सच में चाहते हो कि आपका पैसा ग्रो करे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर? इसके लिए सिंपल एडवाइस दे सकता हूं आपको। अगर ज्यादा कुछ नहीं करना है तो एटलीस्ट म्यूचुअल फंड का नॉलेज ले लो प्रॉपर तरीके से। हाँ, प्रॉपर तरीके से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का नॉलेज ले लो, और जरूरत पड़ने से NISM का 5A क्रैक कर सकते हो, जिसको डिस्ट्रीब्यूटरशिप वगैरह करना है या अपना CV को बूस्ट करना है। बट अगर इन्वेस्टमेंट नॉलेज रखोगे तो अपना जिंदगी भर काम आएगा। एंड अगर आपको और भी अच्छा नॉलेज गैदर करना है तो स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहिए, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एज वेल एज इन्वेस्टमेंट। समय लगता है सर, रातों रात नहीं हो जाता, जहां पर आप सच में पैसा ग्रो कर सकते हो। जब आपका म्यूचुअल फंड चॉइस करने का नॉलेज आएगा तो एटलीस्ट आप कंपनी के साथ चल सकते हो। बड़े बड़े AMC में एनालिस्ट बैठे हुए हैं, वो आपका फंड को ग्रो करा सकता है, जहां पर आपको ऑब्वियसली 7 से ज्यादा ही मिलेगा। हाँ, कभी कभी लॉस भी होता है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, लेकिन कुछ फंड ऐसे भी होते हैं जहां रिस्क बहुत लो है। इट्स ऑल डिपेंड कि आप कैसे फंड में जाओगे। मैंने 7% तो ज्यादा ही दे देगा, एटलीस्ट 8-9% तो मिल ही जाता है, ठीक है। 1% भी ज्यादा, मैंने 1 करोड़ का 1% कितना होता है? सपोज किसी के पास 1 करोड़ है, अगर कोई फंड उसको 1% भी ज्यादा देता है तो 1 करोड़ का 1% कितना होता है सर? बोलो। अरे बोलो ना। सब 100 चुप है, देखो। हाँ, 100 1 कोटी 1% सॉरी 1 सॉरी लाख 1 1 लाख होता है सर, समझ रहे हो आप? छोड़ दोगे 1 लाख? सपोज कोई बैलेंस फंड है मार्केट में जो 8% रिटर्न जनरेट कर देता है। ऐसे तो मैं आपको इक्विटी फंड दिखाया, ये वाला कहाँ चला गया भाई, ये वाला, ये तो 20% दे दिया, ये तो रिस्की फंड है। ये जो निप्पॉन का फंड मैंने आपको बताया, ये तो रिस्की फंड है। स्टॉक मार्केट के बारे में मैं क्या बोलूँ, वो तो 100% भी रिटर्न देता है, 50%, 60% भी रिटर्न दे देता है, अगर आप प्रॉपरली समझ जाते हो स्टॉक मार्केट को। समय देना है सर। स्टॉक मार्केट रातों रात नहीं सीख जाओगे, इट्स टेक टाइम। कभी कभी 2-4 साल भी कम पड़ जाता है, बट टिके रहोगे तो सीख जाओगे। प्रॉब्लम यही है कि लोग पेशेंसफुली टिकते नहीं है, फिर बाद में सोचता है कि मैंने तो सीखा नहीं, फिर मुश्किल में पड़ गए। जो भी हो, मैं आपको इसलिए ये सब नहीं बोल रहा हूँ कि आपको जबरदस्ती बोल रहा हूँ कि आप म्यूचुअल, क्योंकि ये सब जिंदगी का नीड है सर। आपको मैं बोलने से थोड़ी आप लोग सोचोगे, ये लाइफ का नीड है। आज नहीं तो कल जरूरत पड़ेगा, सबको पड़ता है। So what is the point, sir? Basic point is that the time value of money means that the sum of money is worth more now than the same sum of money in the future. The principle of time value of money means that it can grow only through investing. पैसा को चुपचाप घर पे ना रखे, कहीं ना कहीं उसको फ्लो करे। पैसा एक ऐसा चीज है, ये फ्लो में रहेगा तो बढ़ेगा। अच्छा, अगर आप कहीं बिजनेस इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो वो भी करो। मैं सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का बात कर दिया कि बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में या स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में, लेकिन अगर आप कहीं पर बिजनेस करके भी कमा सकते हो तो भी करो ना। घर पे रख के क्या करोगे? ट्रेडिंग करो, बड़ा बाजार से 100 टका में कपड़ा खरीद के लाओ और अपने लोकल एरिया में 120 में बेचो। अब मेहनत लगता है, मेहनत है सर। 100 का सर प्रोडक्ट 100। हाँ बोलो सर। স্যার বল বল। ইনভেস্টমেন্ট বাদে যদি যেমন কোম্পানিতে ওই ইসে আছে প্রজেক্টের তো ভ্যালু গুলো জানা যায় এটার দ্বারা, কোনটার দ্বারা? এই টাইম টাইম, ভ্যালু অফ মানি। হ্যাঁ হ্যাঁ সবকিছু। আরে আমি এখানে দুটো অ্যাঙ্গেল থেকে কথা বলতে পারি। से फॉर एग्जांपल, अच्छा देखो, राहुल मुझे बता रहा है कि पूछ रहे कि कंपनी का प्रोजेक्ट का वैल्यूएशन कैसे पता लगेगा। सेम कॉन्सेप्ट है ना सर। यहाँ पर तुम
इंडिविजुअल लेवल में ही क्यों सोच रहे हो? तुम इंडिविजुअल लेवल में क्यों सोच रहे हो? कंपनी के लेवल से भी सोचो ना, कॉर्पोरेट लेवल से। कंपनी के पास कैपिटल होता है, कंपनी पहले कैपिटल लगा के बिजनेस करता है, फिर कंपनी उसमें प्रॉफिट कमाता है। कैपिटल प्रॉफिट को क्या करता है कंपनी? कैपिटल में जोड़ता है ना सर, फाइनल अकाउंट में करते हो ना आप लोग। तो प्रॉफिट बढ़ा तो कंपनी का कैपिटल ग्रो हो गया। अब जब कंपनी का बिजनेस बढ़ता रहता है ना, फिर एक टाइम आता है ना, कंपनी को ना सही डिसीजन नहीं मिलता है, तो कंपनी के पास ना एक्स्ट्रा पैसा हो जाता है, कैश फ्लो पॉजिटिव लेवल में हाई चलता है, और कंपनी उसको मैनेज नहीं कर पाता। इसके लिए कैश मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है। डोंट वरी, पढ़ाऊंगा सर, जो लोग कर चुके हैं उनको पता है कैश मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट। तो कंपनी क्या करता है? इन्वेस्ट कर देता है। तो इन्वेस्ट करने का मतलब क्या? कंपनी के पॉइंट से सोचो। मैं इंडिविजुअल में बोल रहा था ताकि आप लोगों को इजी अंडरस्टैंडिंग हो, कोई बात नहीं। वेरी गुड सर राहुल, वेरी गुड। अब तुम प्रोजेक्ट के एंगल से सोचो। प्रोजेक्ट के एंगल से सोचने का मतलब है कि कंपनी किसी पर्टिकुलर बिजनेस में पैसा लगाता है। अब पर्टिकुलर बिजनेस में पैसा लगाने का मतलब है कि आज अगर कोई कंपनी किसी बिजनेस में 100 करोड़ लगाता है, तो कल वो उसी सेम बिजनेस से 120 करोड़ कमाता है, तो 20 करोड़ प्रॉफिट करेगा। लेकिन डिपेंड करता है कि वो प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करता है, इसमें सारा खेल डिपेंड करता है। তাই তো রাহুল, ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? हाँ सर। माने सेम कॉन्सेप्ट, इंडिविजुअल एंगल से सोचो तो एक मतलब जो होता है, कंपनी के एंगल से वो प्रोजेक्ट रिलेटेड मैटर हो जाता है, क्योंकि इंडिविजुअल बिजनेस के एंगल से नहीं सोचता है, वो अपने बारे में सोचता है, और कंपनी इंडिविजुअल लेवल पे नहीं सोचता, वो कंपनी के बारे में सोचता है। बस फर्क इतना सा है, जिसको हम लोग कैपिटल बजटिंग में फोकस करके सीख जाएंगे कि कैसे कंपनी अपने प्रोजेक्ट में पैसा लगा के फिर उसमें से रिटर्न पाना चाहता है ना। उसको हम लोग प्रोजेक्ट मतलब कैपिटल बजटिंग टेक्निक एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक के साथ बताते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन टेक्निक भी कहा जाता है उसको। इट्स ऑल अबाउट, और ये सारा खेल चाहे आप अपने इंडिविजुअल लेवल में सोच रहे हो तो भी मतलब जो होता है, कंपनी के एंगल से सोचो भी तो मतलब एक होता है। अब जो कंपनी जितना बेहतर तरीके से ये टीबीएम को मैनेज कर पाएगा, वो कंपनी उतना आगे रहेगा। जैसे रिसेंटली अगर आप आईटीसी को देखोगे, आईटीसी को काफी दिनों तक ना, आईटीसी इज अ वेरी कैश रिच कंपनी। सिगरेट का पैसा है सर आईटीसी का, ठीक है, आईटीसी सिगरेट का पैसा है, इसके पास आज से तो नहीं है, कंपनी काफी पुराना दिनों से है। सिगरेट बेच बेच के बहुत पैसा कमाया। बीच में ऐसा हुआ कि इतना पैसा हो गया कि आईटीसी का मतलब क्या करे इतना पैसा का। फिर लास्ट 2020 के पहले आईटीसी को एक प्रॉब्लम हो गया था कि कैश, इसलिए बहुत डिविडेंड भी दिया। फिर आईटीसी रिसेंटली आईटी बिजनेस में भी आया है सर, आईटी सेक्टर में। होटल बिजनेस में तो बाद में आया, क्योंकि इतना पैसा है क्या करेगा, इसलिए होटल बनाने के पीछे भागा। अब करेंटली होटल बिजनेस में एक अच्छा मौका मिल रहा है उनको, क्यों? क्योंकि इंडिया वर्ल्ड वाइड काफी पॉपुलर हो रहा है। आप लोग देख रहे हो ना, स्पेशली इन आवर करेंट लीडरशिप, दुनिया भर में इंडिया का नाम हुआ है सर। जो लास्ट 20-25 साल में इंडिया इतना नाम नहीं कमाया था वर्ल्ड वाइड, तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल फोकस इंडिया की तरफ है, चारों तरफ इंडिया इंडिया। और ये होटल बिजनेस के लिए एक बड़ा एंगल है, स्पेशली 5 स्टार होटल। तो आईटीसी ने आज से 10 साल 20 साल पहले जब होटल में पैसा लगाना चालू किया ना, कभी कभी मुझे भी लगता है इतना बड़ा होटल बना के क्या करेगा। लेकिन अब आप सोचो कि जितना टाइम आ रहा है, आईटीसी का होटल इन्वेस्टमेंट एक प्रोजेक्ट की तरह सोचो। और आईटीसी रिसेंटली शायद डीमार्ट्स भी कर रहा है अपने होटल बिजनेस को। आईटीसी होटल एक अलग कंपनी के तौर पे स्टॉक मार्केट में लीड करेगा। ऐसे हजारों कॉन्सेप्ट है सर कि बिजनेस के पास पैसा रहने से वो अपने बिजनेस को कैसे मैनेज कर रहा है। धीरे धीरे बताऊंगा सर, धीरे धीरे सब बताऊंगा। आज बेसिक क्लास है ना, इसलिए मतलब बेसिक मैंने मैं थोड़ा टीवीएम का आइडिया देना चाहता। अब इसका कैलकुलेशंस है वो भी सिखाऊंगा, और कैलकुलेटिंग टेक्निक भी सिखाऊंगा थ्रू कमर्शियल कैलकुलेटर। तो थोड़ा सा समय चाहिए, लेकिन पहले थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं ना, एनवायरनमेंट क्रिएट करने का कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग द टीवीएम, कंसिडर द अमाउंट ऑफ मनी, इट्स फ्यूचर वैल्यू एंड द अमाउंट इट कैन अर्न एंड द टाइम फ्रेम।
फॉर्मूला होते हैं सर, कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग, ठीक है, ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं, आगे आगे बताऊंगा, एन्युइटी कैलकुलेशंस, ठीक है, रेसिडुअल कैलकुलेशंस, बहुत सारा चीज होता है। और कंपाउंडिंग का भी अलग अलग तरीके होते हैं, मंथली कंपाउंडिंग, क्वार्टर कंपाउंडिंग, एनुअल कंपाउंडिंग। अगर ये सीख जाते हो ना तो बैंकिंग बिजनेस में भी बहुत हेल्प होता है। बैंक हर केस में, चाहे वो कोई नॉर्मल हो, बैंक हो, एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हर बिजनेस के बारे में आप समझ जाओगे सर। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फॉर सेविंग्स अकाउंट द नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड इज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट एज वेल। जो लोग सेविंग्स अकाउंट बैंक के थ्रू से करते हैं, बैंक का जो बिजनेस है, सेविंग अकाउंट ओपन करना, एफडी अकाउंट ओपन करना, ठीक है, इस तरह का जो बैंक अपना जो प्रोडक्ट बनाता है, जिसके कारण लोग बैंक में आके अपना पैसा जमा करता है और फिर उसी पैसे को लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं, फिर उस लोन को मार्केट से उसका इंटरेस्ट खा के बैंक अपना पैसा बनाता है। और आज इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है एचडीएफसी, सेकेंड नहीं, थर्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन। रिलायंस सबसे पहले है, सेकेंड में टीसीएस है, थर्ड में एचडीएफसी है, और इंडिया लार्जेस्ट बैंक भी है बाई वैल्यूएशन। ब्रांच वाइज एसबीआई है, वैल्यूएशन में भी एसबीआई है, बट मतलब वैल्यूएशन वाइज एचडीएफसी से, एसबीआई से एचडीएफसी बड़ा है। एसबीआई कितना पुराना है, पर देखो सर, गवर्नमेंट का मैनेजमेंट देखो और प्राइवेट कंपनी का मैनेजमेंट देखो, यही फर्क कर देता है। एसबीआई गवर्नमेंट रन है और एचडीएफसी प्राइवेट रन है। सर इसमें बहुत सारा पहलू है, मैं बस फिर भी एक बार बता रहा हूं आपको। एसबीआई इतने सालों से है, एचडीएफसी कंपैरेटिवली वेरी न्यू, फिर भी दिखाए हैं। सर करप्शन वगैरह भी तो होता है, चलो ना सर वो सब साइड में रखते हैं, सरकारी में भी होता है प्राइवेट में भी होता है थोड़ा बहुत, वो हर चीज में है। So for savings account, the number of compounding period is an important determinant as well. Inflation has a negative impact on the time value of money because your purchasing power decrease as price rise, है ना। अब चलो इसको मैं धीरे धीरे थोड़ा एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, बाद में ये नोट भी शेयर कर दूंगा, ये नोट भी आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा, ये एक आपको बेसिक आइडिया दे देगा। ओके चलो कॉपी निकालो और लिखना स्टार्ट करो। আচ্ছা সবাই বুঝতে পারছে কি পারছে না, বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না বলো স্যার। দীপায়ন, इंकी, नील, राहुल तथा संपद जो भी हैं अभी क्लास में, বোঝা যাচ্ছে तो ओके सर ठीक है। देखो चलो कुछ बेसिक बातें लिखना स्टार्ट करो सर। इंट्रोडक्शन, ठीक है, इवन फाइनेंस रिलेटेड ये जो इंट्रोडक्शन लिखा रहा हूँ ना सर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम में, आप इसी बात से स्टार्ट कर सकते हो। सर क्या बात कर रहे हो, हाँ सर हर बात में काम आ जाएगा। देयर आर टू मेजर फाइनेंस फंक्शन, ठीक है, देयर आर टू मेजर फाइनेंस फंक्शन। क्या है, फर्स्ट पॉइंट इज प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, ठीक है, प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट माने, प्रोक्योरमेंट माने बोलो, प्रोक्योरमेंट माने जुगाड़ लगाना, ठीक है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स विद अ व्यू टू मिनिमाइज the cost of capital, to minimize the cost of capital, minimize the cost of capital। बार बार बोल रहा हूं सर, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल कोई नॉर्मल बात नहीं है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ हाई फाई बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपने आप में एक चैप्टर भी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपने अंदर एक चैप्टर भी है। इसको फाइनेंस कॉस्ट प्यार से कहते हैं केसी, केसी माने कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फाइनेंस में ये शॉर्टकट यूज किया जाता है इस तरह का, उसमें उसको केसी कहा जाता है। और कैलकुलेशन करने के टाइम पे ना आप लोग देखना बार बार केसी, केडी, है ना, केई, इस तरह का यूज देखने को मिलेगा।
तो केसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी बिजनेस यही चाहता है कि सस्ते में फंड जुगाड़ करे, माने कैपिटल का जुगाड़ सस्ता में हो। और सेकेंड पार्ट इज द डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड। डिप्लॉय माने deployment of fund with the view to maximize the rate of return। गजब बात है सर। पैसा जुगाड़ करने के टाइम पे सस्ता में पैसा मिले और जब इन्वेस्ट करे तो ज्यादा रिटर्न मिले। सर ये बात गजब है, पर यही सच्चाई है। दिस इज द हार्डकोर ट्रूथ। दिस इज द हार्डकोर ट्रूथ। अगर ये कोई बिजनेस नहीं कर पाया तो फिर उसको बहुत रिस्क झेलना पड़ता है। कोई भी ABCD अरे गरे नथु करे, मैं आप टाटा बिरला अंबानी सबको यही प्रॉब्लम देखना पड़ता है अगर मैनेज नहीं कर पाया तो। कैपिटल जुगाड़ करे सस्ते रेट से और फंड को मार्केट में इन्वेस्ट करके ज़्यादा कमाएं। एंड दैट इज द वेरी बेसिक एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फाइनेंस। बोलना आसान है, करना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन जो भी कर लेता है वही एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन जाता है, वही अपना बिजनेस को सरवाइव करा देता है। समझ रहे हो सर? वही एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन जाता है, अपने बिजनेस को सरवाइव भी करा देता है, लॉन्ग टर्म में बहुत सक्सेसफुल बिजनेस भी बना देता है जो ये कर लेता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज रेट में और डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड को मैक्सिमाइज रेट में, जिसको रिटर्न कहते हैं प्यार से। हाँ, जिसको प्यार से क्या कहते हैं? रिटर्न। आर फॉर रिटर्न। सर कहना क्या चाहते हो? अरे कुछ नहीं कहना चाहते, बस इतना कहना चाहते हैं ए फार्म कैन क्रिएट शेयर होल्डर्स वेल्थ A firm can create shareholders' wealth for its shareholder. A firm can create shareholders' wealth. A firm can create wealth. Sorry. A firm can create wealth for its shareholder only by ensuring R greater than KC। यानी जब कोई बिजनेस रिटर्न ज्यादा कमा सकता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, जब कोई बिजनेस रिटर्न ज्यादा कमा सकता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तभी जाके वो अपने शेयर होल्डर के लिए पैसा बना सकता है। वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ना, वेरी बेसिक प्रिंसिपल। रिटर्न ज्यादा कमाओ केसी से तो जाके शेयर होल्डर के पास कुछ रहेगा। बोथ दिस फंक्शन, यानी ये जो आर एंड केसी का जो कॉन्सेप्ट है, बोथ दिस फंक्शन require a complete control and understanding of finance, complete control and understanding of time value of money, time value of money। सर बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन, बिग नेम, विजय माल्या, किंगफिशर एयरलाइंस, किशोर बियानी, फ्यूचर ग्रुप, और क्या होता है, नीरव मोदी, गीतांजलि जेम्स एंड ज्वेल्स। हाँ, किसी ने तो फ्रॉड कर लिया, वो अलग बात है। और जैसे कि किशोर बियानी, बिग बाजार, उन्होंने फ्रॉड नहीं किया ऑब्वियसली, बट उन्होंने कहीं ना कहीं ये रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट है इसको मैनेज नहीं कर पाया, कंट्रोल नहीं कर पाया। शायद अंडरस्टैंडिंग था पर मिस हो गया, या फिर अंडरस्टैंड करने में गलत कर दिया।
कुछ तो हुआ होगा, नहीं तो बिग बाजार को बंद क्यों करना पड़ा, बेचना क्यों पड़ा, है ना सर। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऐसे हजारों एग्जाम्पल है, बहुत पॉपुलर पॉपुलर नाम है, हजारों रीजन हो सकता है, हजारों रीजन हो सकता है, रीजन का कमी नहीं है। बट पॉइंट, फाइनेंशियली पॉइंट क्या है, फाइनेंशियली पॉइंट यही है कि बोथ दीज फंक्शंस रिक्वायर ए कंप्लीट कंट्रोल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीबीएम। जो भी ये टीबीएम कॉन्सेप्ट समझ गए या कंट्रोल करना सीख गए, मतलब सिर्फ किताबी वे में नहीं, नॉट इन बुकिश वे बट इन ए रियल लाइफ वे, वो अपना बिजनेस को सरवाइव भी करा देगा और लॉन्ग रन में सक्सेसफुल भी बना सकता है। टाटा को देखो कितने दिनों से चल रहा है, बड़ा नाम है। टाटा को भी प्रॉब्लम हुआ था, पता है आपको टाटा मोटर्स के बारे में? टाटा मोटर्स का इतना खराब हालत हुआ था कि टाटा मोटर्स अपना कंपनी को बेचने के लिए चला गया था। वो यूके का बड़ा कंपनी है ना, लैंड रोवर एंड जैगुआर, उनके पास। तो लैंड रोवर जैगुआर का ओनर, ऑन दैट टाइम जो ओनर थे, यूरोपियन ओनर, उन्होंने टाटा मोटर पे इतना हंसा, इतना इंसल्ट किया, बोले क्या खरीदेंगे, वैल्यूएशन ही क्या है टाटा मोटर्स का, क्या बनाते हो आप लोग, क्या वर्ल्ड वाइड आपका कीमत है। हाँ बोलो सर। কি বুঝলাম না রে বাবা, কথাটা কেটে যাচ্ছে। সম্পদ বলছিস কি? কথাগুলো কেটে যাচ্ছে, মেসেজ কর, মেসেজ কর, মেসেজ কর বলেছি, কি বলছিস তুই, কথাটা বুঝতে পারছি না। মানে এটাই বলছিলি কি কিনে নিয়েছে? हाँ सर, खरीद लिया ना? यस सर, खरीद लिया। आपको पता है आज लैंड रोवर जैगुआर आज किसका है? ओके तो था, लैंड रोवर जैगुआर किसका है? टाटा का है आज। बाद में लैंड रोवर जैगुआर को बेचना पड़ा। लास्ट में ऐसा सिचुएशन हुआ 2000, आई थिंक अर्ली 2000, इसका अलग से हिस्ट्री है। आज लैंड रोवर जैगुआर किसका कंपनी है? टाटा का कंपनी। तो सोचो, जिसको एक दिन बेचने गया था, बाद में उसी को खरीद के लेके आ गया। गजब कहानी है सर, कहानी नहीं हकीकत है, इट्स ट्रू, हार्डकोर ट्रू। तो अपने आप को ना कम ना समझे कोई भी, अच्छा ज्यादा भी ना समझे, अपना वैल्यू करना सीखे, खुद का वैल्यू करिए। कोई कह दिया आप कुछ नहीं हो तो इसका मतलब थोड़ी है कि आप कुछ नहीं हो। दुनिया आपको कभी भी वैल्यू नहीं करेगा जब तक आप खुद का वैल्यूएशन ना करते हो। दुनिया आपको नीचा दिखाएगा, छोटा दिखाएगा, इंसल्ट करेगा, कभी आपके कपड़े से, कभी आपके पैसे से, कभी आपके सूरत से। दुनिया ऐसा ही है। अब दुनिया को प्रूव करने का एक ही तरीका है, आपका काम, आपका नॉलेज और आपका खुद के प्रति भरोसा। जिसका ये बात है ना, वो जिंदगी में हमेशा बढ़ता जाएगा सर, चाहे वो बिजनेस हो या इंडिविजुअल। ये मैं देख रहा हूँ खुद के साथ भी, दुनिया के साथ भी, ठीक है। तो आप लोग भी आई होप सिमिलर फील कर पाओगे। बस एक ही रिक्वेस्ट है, खुद को ना कम आंको, खुद को कभी भी मतलब डाउनग्रेडेड, डिग्रेडेड ऐसा कभी ना फील करें। हाँ, अगर अपने अंदर कुछ कमी है, अगर अपने अंदर कोई क्या बोलते हैं उसको, वीकनेस है, उसको शॉर्ट आउट करें, उसको चेंज, मतलब उसको चेक करें और फिर आगे बढ़े। चैलेंज एक्सेप्ट करें सर, चैलेंज एक्सेप्ट करें, जैसे टाटा ने किया। We divide our discussion on time value of money in the following parts. टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हम लोग कुछ पार्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग ना इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे सर? इंटरेस्ट रेट। ये क्या होता है सर? यही तो सब कुछ है, इंटरेस्ट रेट। फिर हम लोग बात करेंगे
कंपाउंडिंग, ये सब कैलकुलेशन एरिया है सर, कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग। फिर हम लोग बात करेंगे एनुइटी पे, फिर बात करेंगे रेसिडुअल पे, एटसेट्रा। ठीक है, ये सब चीजों में बात करेंगे। इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग, एनुइटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। रेसिडुअल भी इंपॉर्टेंट है, आगे आगे आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो चलो एक काम करें, सबसे पहले हेडिंग करें इंटरेस्ट रेट पे। ध्यान से समझे सर, फाइनेंशियल वर्ल्ड कैसे काम करता है। जो लोग सीए का पढ़ाई कर रहे हो, सीएमए का भी, सीएफए का, ऑब्वियस बात करना है, सीएफए का भी अगर आगे करना है या कर रहे हो या करना चाहते हो, सीए, सीएमए, सीएफए, एज वेल एज जो लोग कंपनी सेक्रेटरीज का भी प्रिपरेशंस ले रहे हो, इन सभी को ना फाइनेंस का प्रॉपर आइडिया चाहिए सर, क्योंकि आगे जाके फाइनेंशियल मार्केट जो है ना, आप लोगों को ही हैंडल करना है, एज वेल एज एमबीए फाइनेंस। ठीक है, बोलना भूल जाता हूँ कभी कभी। तो अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट कंट्रोल करना है, फाइनेंशियल मार्केट को मैनेज करना है, और अगर आपको इंटरेस्ट रेट का आइडिया नहीं है, और अगर आप इंटरेस्ट रेट क्या होता है वो नहीं समझते हो, तो ये भी बहुत चिंताजनक बात है सर। ठीक है, तो इसलिए इंटरेस्ट रेट के बारे में पहले आइडिया लो, तब जाके बाकी खेल समझ में आएगा, तब जाके बाकी खेल समझ में आएगा सर। सर खेल, हाँ सर, सब खेल है, सब मोह माया है सब मोह माया है सर। कहाँ का मोह, कहाँ का माया, वो तो मुझे भी नहीं पता। इतना स्पिरिचुअल नॉलेज मेरे को कहाँ है सर, सब, लेकिन इतना पता है कि सब मोह माया है। अच्छा, ये पॉइंट ध्यान से सुनना, आगे बहुत काम आएगा। रिस्क फ्री रियल, रिस्क फ्री रियल क्या है सर? ये मनी है, मनी, पैसा। रिस्क फ्री रियल, ब्रैकेट में लिखो सर, ब्रैकेट में लिखो विथ आउट इन्फ्लेशन। वो एक हिंदी गाना है ना, हिंदी गाना सुने हो? बड़ा अच्छा पुराना गाना है सर, आई थिंक किशोर कुमार का है, मे बी, उतना आजकल सुनता नहीं हूँ, भूल जाता हूँ। उसमें एक सॉन्ग का लाइन है, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसी गगन की तले जहां महंगाई ना हो। हाँ, गाना तो सुने होंगे ना? हाँ, जहां महंगाई, ऐसा गाने में नहीं है ऐसा मैं बता रहा हूँ, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन की तले जहां महंगाई ना हो, जहां इन्फ्लेशन ना हो, बस क्या बोल सकते सर, बस क्या मिले सस्ता ही सस्ता मिले, चलेगा? हाँ, जहां सस्ता ही सस्ता मिले, हर चीज सस्ता है, महंगाई नहीं है। ऐसा ऐसा दुनिया है, ऐसा दुनिया है सर। सर कोई बात नहीं, दुनिया नहीं है पर हम लोग बना लेंगे, हम लोग ऐसा दुनिया बना लेंगे। रिस्क फ्री रियल वहां पर काम करता है या उस कंट्री में काम करता है जहां इन्फ्लेशन थोड़ा सा है या ना के बराबर है। देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन प्रीमियम। ये सब इंटरेस्ट रेट है सर, इन्फ्लेशन प्रीमियम। यहां पर ना इन्फ्लेशन होता है, तो उसमें इसको इसलिए बोलते हैं नॉमिनल। क्या बोलते हैं सर? नॉमिनल। नॉमिनल माने जहां इन्फ्लेशन होगा तो इन्फ्लेशन प्रीमियम देना पड़ता है। कौन देता है सर? बैंक वाले देता है। इंटरेस्ट कौन देता है? ये सब इंटरेस्ट रेट किसके एंगल से बात कर रहा हूं? बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, मतलब बेसिकली इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। प्रोवाइड करते, चार्ज करते, जो भी समझो आप, क्योंकि किसी से लेता है, किसी को देता है ना? जिसको एडवांस किया उनसे चार्ज करेगा, जिससे एडवांस किया, जैसे मानो कोई होम लोन लेने आया, कोई कार लोन लेने आया, तो उसको इंटरेस्ट चार्ज करता है।
और कोई बैंक क्या करता है, बैंक किसी से पैसा लेता है एफडी के नाम पे, सेविंग्स के नाम पे, तो उनको इंटरेस्ट बैंक देता है ना। तो इंटरेस्ट बैंक दे या ले, लेकिन उसके पीछे का रीजंस क्या है? रिस्क फ्री रियल इंटरेस्ट, नॉमिनल इंटरेस्ट या इन्फ्लेशन प्रीमियम वाला, और एक इंटरेस्ट रेट है दैट इज कॉल्ड रिस्क प्रीमियम। क्या बोलेंगे सर इसको? रिस्क प्रीमियम। सर रिस्क प्रीमियम नॉर्मली वहां पर लगता है जहां पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपका पैसा ऐसा जगह में रखता है जहां पर पैसा डूब सकता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड, यानी रिस्क इज देयर, सो यू नीड रिस्क प्रीमियम। जहां आपका पैसा मार्केट रिस्क के अंदर कभी इधर कभी उधर हो रहा है, कभी मार्केट लॉस में चला गया, कभी निफ्टी खराब चला गया, कभी सेंसेक्स खराब परफॉर्म कर दिया, इंडियन बिजनेस खराब परफॉर्म कर दिया, जीडीपी खराब चला गया, तो आपका पैसा डूब सकता है। तो रिस्क प्रीमियम इसीलिए लगता है क्योंकि वहां पर पैसा रिस्क है। रिस्क प्रीमियम माने इतना लिख दो, कॉम्पेंसेशन फॉर टेकिंग रिस्क। क्योंकि आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स को दे रहे हो, एक्स्ट्रा कमाने के लिए दे रहे हो, बट रिस्क ले रहे हो ना, पैसा का गारंटी नहीं है, डूब सकता है, इधर उधर जा सकता है, स्टॉक मार्केट में दे रहे हो, है ना। तो जहां पर आपका पैसा रिस्क एरिया में जा रहा है वहां पर आप रिस्क प्रीमियम मांगते हो। ठीक है, यहाँ पर आप बंगाली में हिंदी में लिख के रख सकते हो, जो भी आपका पसंदीदा भाषा है। ठीक है, आप ऐसे लिख के रखो, पैसा डूब सकता है। हाँ सर, लिख के रखो, काम आएगा। ठीक है, पैसा डूब सकता है मैंने रिस्क एरिया है, और रिस्क एरिया में पैसा डालोगे तो रिस्क प्रीमियम के साथ इंटरेस्ट कलेक्ट करने के बारे में सोचोगे, है ना। तो 3 तरह का इंटरेस्ट होता है सर, एक है रिस्क फ्री, एक है इन्फ्लेशन एडजस्टेड, और एक होता है रिस्क प्रीमियम। बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, बड़ा सिंपल का बात है। इसमें कौन सा स्पेशल बात मैंने कर दिया? कोई स्पेशल बात नहीं किया, मैंने बस इतना बोला। हाँ बोलो सर, यस टेल मी। স্যার লাস্টের যেমন রিস্ক প্রিমিয়াম রয়েছে, ওটা তো হ্যাঁ। ইনভেস্টমেন্ট রিস্কের হিসাবে বলছেন তো? যে কোনো রকম মানে যখন কোনো ইনভেস্টর ইনভেস্ট করছে, সাপোজ তুই ব্যাংকে টাকা রাখছিস, ঠিক আছে, তুই ব্যাংকে ইনভেস্ট করছিস তো, হ্যাঁ, কিন্তু ব্যাংকে নরমালি টাকা রাখলে কি ব্যাংকের পয়সা ডোবে কি? না না। কিন্তু তুই তার মিউচুয়াল ফান্ডে টাকা রাখছিস, তাহলে সেখানে টাকার একটা সাবজেক্ট টু মার্কেট রিস্ক আছে। হ্যাঁ স্যার, অ্যাঙ্গেল আমি ওই জন্য জিজ্ঞেস করলাম, কেন যদি ইনভেস্টমেন্টের রিস্কের কথা হয় তাহলে তো এন নাম্বার অফ রিস্ক চলে আসছে। হ্যাঁ, এন নাম্বার অফ রিস্ক। হ্যাঁ, শুধু এন নাম্বার অফ রিস্ক। ব্যাংকিং বা ফিনান্সিয়াল ক্ষেত্রে হচ্ছে 3টে হবে, তাই তো? হ্যাঁ, ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউট। হ্যাঁ, ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন নরমালি 3টে জিনিস ফলো করে, মানে যে কোনো ইনস্টিটিউশন। একটা রিস্ক ফ্রি রিয়েল হয়, রিয়েল মানে মানি, ঠিক আছে, রিস্ক ফ্রি রিয়েল, ইনফ্লেশন নমিনাল ইয়া ইনফ্লেশন প্রিমিয়াম, মানে যেখানে একটা নমিনাল ইনফ্লেশন রেট থাকে, আর এটা যে রিস্ক প্রিমিয়াম, মানে ইনভেস্টর নিজের প্রিমিয়ামটা চাওয়ার চেষ্টা করবে বা পাওয়ার চেষ্টা করবে, আর যে দেবে, সাপোজ মানে এক্সাম্পল অনেক হবে, সাপোজ ধর কিরম বলবো, ধর তুই একটা অর্গানাইজেশনে টাকা রাখছিস, ডিবেঞ্চার, ঠিক আছে, ইনভেস্টমেন্ট ডিবেঞ্চারে ইনভেস্ট করছিস, ডিবেঞ্চার অর বন্ড, তুই ব্যাংকের থেকে বেশি চাই এক্সপেক্ট করবি না কম এক্সপেক্ট করবি, আর কোম্পানি তোকে বেশি দেবে না কম দেবে? সে ফর एग्जांपल कि आज के यदि बैंक तो के 7% দিচ্ছে एफडी पे, अगर किसी को बैंक, आप सबको पता है कि बैंक मोटा मोटी 7% के आसपास अभी एफडी रेट चल रहा है मार्केट में, 7, 7.2, 7.1, 6.8 ऐसा एफडी रेट चल रहा है। तो अगर आपको पता है कि 7% तो मुझे बैंक में मिलेगा, तो फिर तुम थोड़ी ना मार्केट में आओगे इन्वेस्ट करने के लिए 7% के लिए? प्लीज टेल मी एज एन इन्वेस्टर, फ्रॉम एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ, ऑब्वियसली अगर तुम मार्केट में आओगे तो ऑब्वियसली तुम थोड़ा ज्यादा मांगोगे। अब तुम क्या मांग रहे आए हो? जैसे मानो कि बॉन्ड है, बॉन्ड थोड़ा सेफ एरिया है कंपैरेटिवली, स्टॉक माने इक्विटी से थोड़ा सेफ्टी है ना, डिवेंचर बॉन्ड, वहां पर रिटर्न कम मिलेगा पर बैंक से ज्यादा मिलेगा। जैसे देख NHAI, IIHFL, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, TCFSL,
NHAI कितना सारा बॉन्ड मार्केट में दे रहे हैं, देखो कूपन रेट देखो, ठीक है, कोई कोई 9.6 दे रहा है, कोई 10.50 दे रहा है, कूपन रेट माने इंटरेस्ट रेट। Now what is the point? My point is that कि अगर कोई फाइनेंशियल कंपनी, अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको 10.5 दे रहा है और आप भी 10.5 एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्यों? बिकॉज देयर इज अ मार्केट रिस्क, बिकॉज ये सब मार्केट में ट्रेडेबल बॉन्ड है और यहाँ पर रिस्क है, तो आप ऑब्वियसली, अच्छा NHAI में रेट कम क्यों है? क्योंकि पहला बात है कि NHAI गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट बॉन्ड काफी सेफ होता है, इसलिए देखो इसका इंटरेस्ट रेट देखो FD से थोड़ा सा ही ज्यादा है, FD से थोड़ा सा ही ज्यादा है। लेकिन जो भी, जब भी आप प्राइवेट लेवल में जा रहे हो, देखो आपका रेट बढ़ रहा है और आपको मार्केट से 2-3% ज्यादा रेट मिल रहा है बैंक वगैरह से, तो इंस्टीट्यूशंस भी आपको ऑफर करेगा, क्यों नहीं तो आप कभी नहीं दोगे उनको पैसा। दोनों एंगल काम करता है, जो इन्वेस्ट कर रहा है और जो रिटर्न दे रहा है। यानी कंपनी के एंगल से भी सोचो, कंपनी को, कंपनी के लिए क्या है, ये क्या कर रहा है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड कर रहा है ना, ये प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड कर रहा है, पैसा चाहिए कंपनी को। आप 1000 टका फेस वैल्यू में, मानो इनको कम से कम 10 बॉन्ड इनका खरीदते हो, तो 1000 इंटू 10 10,000, या 100 खरीदते हो, 1000 इंटू 100 1 लाख, आप इनको 1 लाख देते हो, बदले में आपको 10.50 कूपन रेट का ऑफर कर रहा है, तभी जाके आप इन्वेस्ट करोगे। तो कंपनी के एंगल से फंड जुगाड़ करने का कॉस्ट, ये कंपनी के लिए कैसी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आपके लिए रिटर्न है, आप इन्वेस्टर हो अगर, तो दोनों एंगल वाइस वर्सा चलता है सर, है ना, दोनों एंगल ऑपोजिट रिएक्शन में चलता है, एक साथ चलता रहता है। तो यहाँ पर एक है रिस्क फ्री एरिया, एक है नॉमिनल एरिया और एक है रिस्क प्रीमियम एरिया। तो रिस्क प्रीमियम कब बोल रहे हो, ऐसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ सर, रुको रुको रुको, सब समझ में आ जाएगा। तो जब मैंने RF रियल के बारे में बोला, मैंने वही, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसी गगन की तले जहां महंगाई ना हो, सब सस्ता ही सस्ता मिले। ठीक है सर, मेरे को अच्छा सिंगर बना देना आप लोग, ठीक है, मेरा नाम बॉलीवुड में बता दे दो, अच्छा सिंगर बन गया, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर दी सैक्रिफाइस, अब इसके पीछे साइकोलॉजी देखो, ऑफ करेंट कंजम्पशन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर द सैक्रिफाइस ऑफ करेंट कंजम्पशन। सर सेविंग्स अकाउंट में जो पैसा जाता है, हम लोग जो सेविंग्स में पैसा रखते हैं, कभी भी उठा सकते हैं पैसा को, बट फिर भी बैंक के पास अगर वो, आपको पता है ना, बैंक के पास सेविंग्स अकाउंट जितना रहेगा उसके ऊपर बेस करके अल्टीमेटली बैंक का बिजनेस ग्रो करता है। तो सेविंग, बैंक को पता है कि वो सेविंग्स का पैसा को ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, लेकिन सेविंग्स रहेगा तो आज वही कस्टमर कल जाके बैंक में FD करेगा, ठीक है, कल जाके वही कस्टमर बैंक में कुछ ना कुछ लोन के लिए आएगा, ठीक है, तो बैंक अपना बिजनेस बना सकता है। तो वो कासा डिपार्टमेंट होता है ना सर, करेंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, ठीक है। मैं अभी बैंकिंग बारे में बात नहीं करूंगा ज्यादा, बस इतना बताऊंगा आपको कि पब्लिक जब सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखने के लिए बैंक में जाते हैं तो उनके क्या साइकोलॉजी काम करता है, और वो क्यों बैंक को बोलता है कि ठीक है चलो मैं पैसा आपको, आपके अकाउंट, आपके पास आके मैं सेविंग्स ओपन करूंगा, पर बदले में आप मुझे क्या देना चाहते हो। तो इंडिया में मोटा मोटी सेविंग्स में कितना चलता है सर, 3% मैक्स टू मैक्स, 2.5 to 3% सेविंग्स इंटरेस्ट चलता है कि नहीं चलता, प्लीज टेल मी। अरे ठीक बोला कि नहीं बोला, কিরে সেভিংস অ্যাকাউন্টে অলমোস্ট কিরকম ইন্টারেস্ট চলে, 3% এর মধ্যেই চলে তো নাকি? अरे को, हाँ बोलो सर बोलो। किसी का आवाज ही नहीं आ रहा है मेरे को।
সবাই আমার আওয়াজ পাচ্ছে কি পাচ্ছে না? সেভিংসে কত ইন্টারেস্ট দেয় বল না? হ্যাঁ স্যার 4 মতো। 3-4 এরকমই দেয়। 4 কে দিচ্ছে 4 আজকাল সেভিংসে? এক্সিস ব্যাংকে নতুন অফার চলছে এখন। ऑफर চলছে। ऑफर प्राइस इज वो तो अट्रैक्शन के लिए है। मैंने बेस प्राइस बोल रहा हूँ। ऑफर छोड़ो, वो तो कोटक भी 7% बता रहा है वो 811 के थ्रू से 7% इन सेविंग्स अकाउंट। तो क्या वो तो ऑफर है, वो बेसिकली कस्टमर अट्रैक्शन के लिए है। दैट इज नॉट द बेस लेवल। कंपेंसेशन फॉर द एक्सपेक्टेड लॉस ऑफ परचेजिंग पावर। लिखो लिखो, समझ में आया? अरे बैंक क्यों देता है और कस्टमर क्यों मांगता है ना? बैंक क्यों देता है और कस्टमर क्यों मांगता है, आपको पता लगेगा। एंड थर्ड पॉइंट इज, जो रिस्क टेकिंग वाला बात था उसका भी लिख लो, कंपेंसेशन फॉर टेकिंग रिस्क। अच्छा, इसमें रेट थोड़ा दे दो सर। मोटा मोटी अगर मैं इंडिया का बात करूं, कोई 5 to 7% है ना, 5 to 7% के अंदर चलता है एफडी वगैरह में। हेलो, एफडी वगैरह में। और जो लास्ट वाला था कंपेंसेशन फॉर टेकिंग रिस्क, कंपेंसेशन फॉर टेकिंग रिस्क। अच्छा ना, एक काम करते हैं सर, इसको ना 5% ही रखो, इसको सिंपल 5% रखो। मैं समझाता हूं क्यों। ये 5 to 7 वाला कॉन्सेप्ट को हटाओ, ओनली 5% करो, ओनली 5, और इधर करो 6%। फिर मैं बताता हूं क्यों मैंने ऐसा किया। 6%। अब आप ध्यान से देखो, मैंने जो आपके सामने सिचुएशंस क्रिएट किया, ये तीनों सिचुएशंस को प्लीज गो थ्रू करो और समझने का कोशिश करो कि जब हम लोग रिस्क फ्री एरिया में जाते हैं, मैंने एक्चुअली, अगर कोई इकोनॉमी रिस्क फ्री ऑपरेट कर रहा है, मैंने मार्केट में इन्फ्लेशन नहीं है ऐसा मान के चल रहा है, सेविंग्स में पैसा रखते हैं ना सर, सेविंग्स में पैसा रखते हैं, लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के लिए वो तो ऑन डिमांड अकाउंट है, जब मर्जी हम वहां से पैसा रेज कर सकते हैं या उठा सकते हैं। तो मान के चलते हैं कि आप ऐसी इकोनॉमी में हो जहां पर इन्फ्लेशन नहीं है, तो फिर भी बैंक आपको ना थोड़ा बहुत इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा। एंड क्यों करेगा? बिकॉज एक इन्वेस्टर अपना पैसा से कुछ और भी कर सकता था। हेलो, इन्वेस्टर अपने पैसे से गाड़ी खरीद सकता था, दोस्तों के साथ खाना खाने जा सकता था, पार्टी कर सकता था, कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने अपना पैसा को खर्चा नहीं किया, बल्कि बैंक के पास आके जमा किया। तो क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर द सैक्रिफाइस ऑफ करंट कंजम्पशंस। आप अभी करंटली कंजम्पशंस ना करके, पिज्जा हट में पिज्जा ना खा के, डोमिनोज में दोस्तों के साथ पार्टी ना करके, है ना, या कोई बड़ा सा रेस्टोरेंट में जाके खाना ना खा के, आप यहाँ पर बैंक में आके पैसा रखे भाई, तो बैंक को आप बोल रहे हो कि भाई मैंने अपना करंट कंजम्पशन को सैक्रिफाइस किया, तो बदले में मुझे कुछ तो चाहिए, नहीं तो हम आपके पास पैसा क्यों रखे? घर पे सिंदूक पे रख देते, घर पे लॉकर पे रख देते, पुराने जमाने में सिंदूक कहा जाता था। तो दैट इज द रीजन इन्वेस्टर भी अट्रैक्ट होके आता है। आजकल देखो ना, 4% सेविंग्स में देके एक्सिस बैंक ऑफर दे रहा है, कोटक महिंद्रा 7% सेविंग्स में ऑफर चला रहा है, कोई बैंक 2 दिन बाद देखोगे 6% ऑफर दे रहा है, सिक्सर बोल के। ऐसा चलता रहता है सर। प्राइवेट बैंक नॉर्मली ऐसा करते हैं क्योंकि उनका टारगेट होता है ना, तभी वो अपना मार्केट बनाता है, तभी उनका बिजनेस बढ़ता है। और ये तो होगा, ये तो होगा, इकोनॉमी का खेल है, चलेगा। नाउ सेकेंड पॉइंट, सेकेंड में क्या ना, नॉमिनल प्रीमियम आपको मिलता है। नॉमिनल, यस, कुछ क्वेश्चन है क्या? बोलो, क्या की बोलছে? কোটাকে কাস্টমার করার কারণ আছে, মানে কোটাক তো পুরো জিরো ব্যালেন্স অ্যাকাউন্ট দিতে না সেভিংসে। हाँ, कोटक का भी मार्केट बड़ा है, एक्सिस का भी तो है। ऐसा बोल के गए, एज सुन एज पॉसिबल अकाउंट ओपन करना, ऐसे बहुत सारा कंपनी है, सभी कोई चला रहा है, बट कोटक ने मार्केटिंग में अच्छा खासा पैसा खर्चा किया लास्ट 5-7 सालों में, ये मैंने देखा।
HDFC मार्केटिंग में पैसा कम लगाते हैं, HDFC ऑलरेडी अपना मार्केट ग्रोथ बढ़ा लिया और वैल्यूएबल कस्टमर ज्यादा है उसके पास, माने जिनके पास सच में पैसा है। कोटक ने अकाउंट तो ओपन किया, बट फ्यूचर में पता लगेगा कि कोटक के पास कितना वैल्यूएशन हुआ है। बट कोटक महिंद्रा भी अच्छा खासा मार्केट है सर, उसके पास कैपिटल भी अच्छा है। चलो मैं अभी बैंकिंग बिजनेस पे ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, ठीक है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट क्या है ये तो समझो, आपको 5% क्यों देता है प्रीमियम के तौर पे? ये जो इन्फ्लेशन प्रीमियम था ना, दिस वन, व्हाई दिस इन्फ्लेशन प्रीमियम? ये जो नॉमिनल 5% आपको दे रहे हैं, क्यों देता है? क्योंकि आप अपना परचेसिंग पावर को, कंपेंसेशन फॉर द एक्सपेक्टेड लॉस ऑफ परचेसिंग पावर, आप ये बेसिकली ये एफडी के केस में होता है। एफडी के केस में क्या होता है, 3% तो मिलता ही है सेविंग्स का, एक्स्ट्रा और 5% मांगते हो, क्यों? कुल मिला के 8% हो जाता है। तो जब कोई बंदा एफडी में पैसा रखता है, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए नहीं रखेगा, एटलीस्ट 1 ईयर का एफडी करता है, तो 1 साल में आप अपना पैसा एक तो खर्चा नहीं कर रहे हो, ऊपर से आपका परचेसिंग पावर लॉस हो सकता है बोल के आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हो, क्योंकि मार्केट में महंगाई है। तो ताकि आप अपना परचेसिंग पावर लॉस ना करें, इसलिए आप बैंक के पास एफडी जमा करते हो। तो एफडी में सेविंग्स का जो मिनिमम पैसा होता है वो भी दिया जाता है और 5% भी एक्स्ट्रा दिया जाता है, तब जाके आपको 7-8% एफडी में मिलता है। और जब आप किसी रिस्की फंड में पैसा लगाते हो, लाइक म्यूचुअल फंड्स वगैरह में, तो आपका एक्सपेक्टेशन रहता है कि कम से कम 14-15% तो मिले कुल मिला के, है ना? तो इधर 3%, इधर 5%, एक्स्ट्रा 6% किस लिए? एक्स्ट्रा 6% किस लिए? रिस्क लेने के लिए। तो जब आपको 14-15% आ जाता है ना, यू आर सेटिस्फाइड इन्वेस्टर्स, तो आप तभी किसी मार्केट में जाओगे जहां रिस्क है, जब आपको पता लगे कि भाई मेरे को बैंक से जितना मिलता है 5 या 3 दोनों मिला के 8, उससे कम से कम 4-5% ज्यादा मिले, तभी जाके आप रिस्क लेके पैसा लगाओ, नहीं तो अपना पैसा बैंक में रखो। अगर मार्केट में जाके भी आप 8% ही कमा रहे हो, 7% ही कमा रहे हो, तो क्यों 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 गया भाई रिस्की मार्केट में? मत जाया करो। सर कभी कभी तो गलती हो सकता है, हाँ ठीक है, गलती एक आध बार होता है, बार बार थोड़ी होता है। अगर आप मार्केट में जाके भी 7% कमा रहे हो, स्टॉक मार्केट में जाके, म्यूचुअल फंड में जाके, तो आप बहुत ही बेकार इन्वेस्टर हो। सर डिमोरलाइज क्यों कर रहे हो? नहीं सर, जो भी ऐसा होता है ना जिसके साथ भी, कि मार्केट में जाके 7% कमाया और अपने आप में होनू समझ रहे अपने आप को, सर नहीं चलेगा। उससे अच्छा बैंक में रख देते, ट्राई टू अंडरस्टैंड। उससे अच्छा बैंक में रख देते, बैंक में बिना रिस्क का आपको पैसा मिल रहा है। आपने इतना मेहनत करके, अपना एड्रेनलिन रश करके, हाँ, पैल्पिटेशन बढ़ा के, क्या होगा मार्केट देख देख के, हाँ, रोज सुबह निफ्टी देखते पागल, निफ्टी बढ़ गया, निफ्टी गिर गया, मार्केट खराब, ये वो, फिर एंड ऑफ द ईयर 7%, 8%, क्या फायदा? बैंक में रख दो। ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, मतलब तब जब आपको एक्स्ट्रा एटलीस्ट 5-6% मिले, तभी जाके आपको फायदा है, नहीं तो नहीं। क्लियर बात है? तो 3 तरह का रिस्क फैक्टर इंटरेस्ट मार्केट में काम करता है। एक रिस्क फ्री, और वहां पर इन्वेस्टर क्यों डिमांड करता है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्यों देता है। सेकेंड इज compensation for the expected loss of purchasing power, that is nominal inflation premium, and risk premium, that is रिस्क लेने का एक्स्ट्रा डिमांड। एटलीस्ट, ज्यादा बहुत कुछ हो सकता है, पर कम से कम इतना तो डिमांड कर ही सकते हो। अच्छा एक चीज सर, मैंने ये जो रेट दिया, ये क्या स्टैंडर्ड रेट है, मैंने क्या मतलब कोई गवर्नमेंट दिया हुआ रेट है? अरे ये तो मार्केट में एक ट्रेंड है सर, ये रेट कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ओहो, चेंज हो सकता है। मैंने तो बस एक ट्रेंड अजम्पशन दिया आपको। प्लीज इस बात को ऐसा ना समझे कि सर ने बोला 3% सेविंग्स, 5%, इसको रट्टा ना लगाए, कॉन्सेप्ट को रट्टा लगाए, समझे? बट 3%, 5%, 6%, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ट्रेंड अजम्पशन था। लास्ट 5-7 साल का, 10 साल का ट्रेंड देखो इंडिया का,
लास्ट 10 इयर्स का बैंकिंग इंडस्ट्री देखो ना आप, पता लग जाएगा आपको, ऐसा ही चल रहा है। ओके, ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে তো? इंटरेस्ट रेट कॉन्सेप्ट। अब एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछते हैं कभी कभी, टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, पूछे ना पूछे समझ तो गए सर। रियल वर्सेस नॉमिनल, नाउ रियल वर्सेस नॉमिनल। रियल क्या है? रियल क्या है सर? रियल माने विदाउट इन्फ्लेशन प्रीमियम। नॉमिनल माने विथ इन्फ्लेशन प्रीमियम। ठीक है। अच्छा, रिस्क फ्री और एक तरह का क्या है, पॉइंट बी, रिस्क फ्री वर्सेस रिस्क एडजस्टेड। रिस्क फ्री माने क्या होता है सर? रिस्क फ्री माने विदाउट टेकिंग रिस्क प्रीमियम। और रिस्क एडजस्टेड माने विथ रिस्क प्रीमियम। विथ रिस्क प्रीमियम। तो अगर आपको इन्फ्लेशन इंटरेस्ट के बारे में कभी कोई पूछे तो आप रियल एंड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के बारे में समझना, और रिस्क फ्री एंड रिस्क एडजस्टेड इंटरेस्ट रेट के बारे में समझना। ठीक है, लिख लिया इतना तक? प्लीज बताओ मुझे। जरा सा बोल दो सर, हाँ या ना। यस सर। ओके सर। अच्छा, कुछ केस बनाते हैं, चलो ध्यान से सुनना। ये केस मैं आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जब हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में पैसा रखते हैं तो उसमें इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। एग्जाम में कभी कभी सवाल भी करते हैं कि कैलकुलेट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो एब्सोल्यूट रेट एंड इफेक्टिव रेट में देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ कि ये इफेक्टिव रेट क्या होता है। इसके लिए मैं आपको 2-3 केस बताऊंगा। ठीक है, 2-4 केस बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या केस बताना चाह रहा हूं। वी आर पुटिंग मनी समवेयर। ध्यान से सुनना, वी आर पुटिंग मनी समवेयर, देयर इज नो रिस्क। मैंने ऐसा जगह में पैसा रख रहे हो जहां पैसा डूबने का चांसेस नहीं है, और किस्मत का खेल देखो, ऐसा होना बहुत मुश्किल है, बट नो इन्फ्लेशन इज देयर। एटलीस्ट इंडिया में तो इस जीवन में ऐसा संभव नहीं है कि महंगाई नहीं है। इस जीवन में संभव नहीं है, आपको पुराने जमाने में जाना पड़ेगा। पुराने जमाने में मैंने, यस सर, इंडिया अभी अपना, ऐसे हम लोग आज चंद्रयान लॉन्च कर रहे हैं, हम लोग टेक्नोलॉजी में डेवलप हुए हैं, बट इंडिया करेंटली, जब से इंडिया बना है, भारत बहुत पुराना देश है सर दुनिया का, जब से भारत बना है उस समय से अगर देखा जाए, लास्ट एटलीस्ट 10,000 ईयर्स का अगर हिस्ट्री अगर आपको मिलता है तो आप देखोगे कि इंडिया सबसे बुरा हालत में है अभी, सबसे बुरा हालत में है। अगर आप इंडिया का 1000 साल पुराना हिस्ट्री भी देखो ना, 1000 ईयर्स बैक, इंडिया मच मोर डेवलप्ड नेशन था, बहुत ज्यादा, कंपेयर ही नहीं हो सकता। इवन इंडिया जितना डेवलप्ड नेशन 1000 साल या 1500 साल या 2000 साल पहले था, वैसा डेवलप्ड नेशन तो आज करंट वर्ल्ड में कोई नहीं है। ना तो यूएसए है, ना तो यूरोप है, ना तो कोई है। इंडिया इतना डेवलप और इतना पैसा वाला जगह था, तो सोचो कि वैसा दुनिया क्या फिर से वैसा भारत बन सकता है?
कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि इतिहास का बात क्यों करते हैं, आज का बात करो ना। सर अगर इतिहास में हमारा गौरव था तो हम क्यों ना इतिहास के बारे में सोचे, क्योंकि हमारा इतिहास में बड़ा प्राउड है। इंडिया का इतिहास बहुत प्राउडफुल है सर, बहुत प्राइड है। तो ऐसा इतिहास वापस आ जाए। We lost our glory. We are putting money somewhere where there is no risk and no inflation. तो ऑब्वियस बात है सर, ऐसे जगह में ना कोई आपको 8% इंटरेस्ट नहीं देगा। वी रिक्वायर रिस्क फ्री रिटर्न। हमें बस कोई रिस्क फ्री रिटर्न भी दे देना तो मजा है सर। आप सोचो, आपको बैंक, ध्यान से सुनना मेरा बात को, आप बैंक में 1000 टका रखते हो और बैंक आपको 7% देता है, आप खुश हो जाते हो 1070 देख के, लेकिन मार्केट में इन्फ्लेशन रेट भी 7% चल रहा है। माने जो प्रोडक्ट आज 1000 टका में मिलता है वही प्रोडक्ट 1 साल बाद 1070 में मिलता है। इसमें खुशी का क्या है सर? हेलो, अगर बैंक भी आपको 7% दे रहा है और इन्फ्लेशन भी 7% है तो इसमें खुशी किस बात का? बट पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, अगर इन्फ्लेशन नहीं है मार्केट में और बैंक आपको 1000 टका में 3% इंटरेस्ट दे रहा है और आप 1030 टका कमा रहे हो, क्या खराब है इसमें? ये अच्छा है कि ये अच्छा है? प्लीज टेल मी। इन्फ्लेशन के साथ 7% अच्छा है कि बिना इन्फ्लेशन का 3% अच्छा है? प्लीज बोलो मुझे। अरे हाँ या ना, क्या चाहिए आपको? इन्फ्लेशन के साथ 7% वाला इकोनॉमी यानी रिटर्न, या बिना इन्फ्लेशन का 3% वाला रिटर्न? कौन सा पसंद करोगे सर? हाँ, इतना क्या सोच में पड़ गए सब कोई? अरे बोलो। किरे, दीपायन, इंकी, नील, बोलो सर कि इन्फ्लेशन एडजस्ट करके 7% वाला इकोनॉमी पसंद है कि बिना इन्फ्लेशन का 3% रिटर्न वाला इकोनॉमी पसंद है? विच वन यू लाइक? सेकंड वन। 3% या 7%? बिना एडजस्टमेंट। इन्फ्लेशन तो हाँ, बिना इन्फ्लेशन। हाँ सर, ऑब्वियसली यही तो पसंद करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 7% मिलके भी आपको कोई फायदा नहीं है। आपको कोई फायदा नहीं है, ये बस आंखों का वश है, आई वश है, मन की तसल्ली। सोचो कि बिना महंगाई का 20,000 पर मंथ सैलरी पसंद करोगे कि महंगाई के साथ 1 लाख पर मंथ का सैलरी पसंद करोगे? सर अगर 20,000 पर मंथ सैलरी में अगर आपको 10,000 सेव हो जाता है फिर भी, और 1 लाख पर मंथ सैलरी में कुछ नहीं बचता है, तो क्या पसंद करोगे? नो डाउट 20,000 पर मंथ सैलरी। आजकल ना आई वॉश में हम लोग बड़ा खुश हो जाते हैं, 1 लाख पर मंथ मिलता है, 10 लाख पैकेज है। अरे भाई, पैकेज देखने से पहले मार्केट कंडीशन, महंगाई, ये सब भी देख लो थोड़ा, तो ज्यादा समझ आएगा कि क्या कर रहे हो और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलो अब कुछ एग्जाम्पल सेट कर रहे थे, मेरे साथ साथ एग्जाम्पल को समझो कि क्या बताना चाह रहा हूँ, और इस तरह का क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, आगे काम आएगा सर। ये तो आज बस शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी आपको ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी ना बहुत दूर लेके जाएगा और बहुत इंटरेस्टिंग भी है सर। So we are putting money somewhere, there is no risk and no inflation, and we require risk free return, risk free real, and risk free real return। ठीक है,
दैट इज 3%। वेट सर वेट, बताता हूं कि मैंने ऐसा केस क्यों बना रहा हूं। केस 2, we are putting money somewhere where there is inflation, बट पैसा डूबेगा नहीं, बट नो रिस्क। पैसा डूबेगा नहीं सर, तो हमें कितना चाहिए? वी रिक्वायर रिस्क फ्री नॉमिनल वैल्यू, रिस्क फ्री नॉमिनल, इसको बोलते हैं आरएफ नॉमिनल। रिस्क फ्री नॉमिनल चाहिए, माने आपको रिस्क प्रीमियम नहीं चाहिए बट नॉमिनल प्रीमियम चाहिए आपको। दैट मीन्स यू नीड 3% जो आपको पहले मिल रहा था, along with that you also need 5%, तो आपको कुल मिला के 8% चाहिए एटलीस्ट, और कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आपको इतना ही पे करेगा। नाउ इसी चीज में आपको एक स्पेशल बात बताने जा रहा हूं, ये जो 8% मैं आपको बता रहा हूं ना सर, इन रियल सिचुएशंस आपको इफेक्टिव रेट, ये एब्सोल्यूट है, 3% प्लस 5% से एब्सोल्यूट, बट इन रियल सिचुएशंस आपको 8% से ज्यादा मिलेगा, आपको 8% से ज्यादा मिलेगा। सर हाउ? इसका रीजंस भी बता दूंगा, डोंट वरी, और आगे आपको इसका यूज भी पता लगेगा कि मैं क्यों बता रहा हूं कि आपको इफेक्टिवली 8% से ज्यादा मिलेगा। Adding 3% and 5% as above is simple, है ना, बट ये अप्रोक्स है। The effective rate of interest is मल्टीप्लिकेटर, इसको मल्टीप्लिकेटर कहते हैं सर। दैट इज आरएफ नॉमिनल। अब ये कैसे कैलकुलेशन होगा? अब धीरे धीरे आपको सारा फॉर्मूला कैलकुलेशन सब समझ में आएगा। एक्चुअल में क्या होगा, रियल सिचुएशंस में कंपाउंडिंग काम करेगा, जिसको मल्टीप्लिकेटर बोला जा रहा है। 1.03 इंटू 1.05 -1, कैलकुलेट करके बताओ, मैं फिर रीजन बताता हूं कि ऐसा क्यों किया गया। मुझे प्लीज कैलकुलेट करके बताओ कितना परसेंटेज हो रहा है। एनीबडी सर प्लीज बताओ कि इसमें कितना परसेंटेज आएगा। 1.03 इंटू 1.05 करो। हाँ बोलो। 8.15%। 8.15%, वेरी गुड सर। सर ध्यान से देखो, जब मैं आपको बताया कि 3 + 5 8% होता है और यहाँ पर 8.15 हो गया, ना आप बोलोगे सर 0.15 एक्स्ट्रा आया, और 0.15% कोई कम चीज नहीं होता है। जब किसी का करोड़ों का मार्केट में पैसा फंसता है ना, या इन्वेस्टमेंट होता है, तो करोड़ों या लाखों जितना भी हो, उसमें 0.15% में भी अच्छा खासा वैल्यू होता है। 1 करोड़ का 0.15% करके देखो, या 10 करोड़ का 0.15% करके देखो, या एटलीस्ट 10 लाख का ही करके देखो, उसमें भी कुछ वैल्यू मिल जाएगा आपको। वो भी कोई फोकट में नहीं मिलता है ना। क्वेश्चन इज दैट सर ये मल्टीप्लिकेटर क्यों हुआ?
सर एक्चुअल में क्या है, जब आपको 3% दिया जा रहा है और साथ में आपको 5% भी दिया जा रहा है, तो 3% का मतलब क्या है? इफ यू इन्वेस्ट जो 1.03 माने इफ यू इन्वेस्ट 1 रुपी यू विल गेट बैक 1.03, है ना? एंड इफ यू इन्वेस्ट 1 रुपी एंड यू विल गेट बैक 1.05, माने एक्चुअली 3% को जब हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो 3/100 करते हैं। 3/100 माने 0.03, है ना? So if you invest 1 rupee today and if there is a 3% interest, then you will get back plus 0.03. That means 1.03. तो जब आपको 3% भी मिल रहा है, सपोज आज आप मार्केट में 1000 टका लगा रहे हो, उसमें आपको सेविंग्स का 3% मिला, तो 1000 का आपको कितना मिला सर? 1000 का 3% माने 1030, फिर 1030 के ऊपर ना आपको 5% मिला, ये जो पैसा आपको मिला है ये कंपाउंड हो जाएगा इसके साथ, तो कहीं ना कहीं ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मल्टीप्लिकेटर इफेक्ट काम करता है। और वही चीज यहाँ पर आपको मैं फॉर्मूला वाइज बताने का कोशिश किया फिलहाल। आगे इस टॉपिक के ऊपर बहुत क्वेश्चंस होगा, और ये 0.15%, 8% की जगह 0.15% ना आपका पूरा कैलकुलेशन सिस्टम को बदल देता है। इसलिए यहाँ पर 1.03 इंटू 1.05, और ये -1 किस लिए बोलो, तो ये एक्चुअली इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए आपने प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर लिया, क्योंकि प्रिंसिपल को हटाएंगे तभी ना पता चलेगा कि इंटरेस्ट कितना है, इसलिए 1 को माइनस कर दिया गया, और कुछ नहीं। इस तरह से आपको कभी भी इस तरह का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जा सकता है, तो देन जस्ट आपको ये मल्टीप्लिकेटर इफेक्ट को यूज करना है और लास्ट में -1 करना है, तो आपको इफेक्टिव रेट मिल जाएगा, एब्सोल्यूट की जगह इफेक्टिव रेट मिल जाएगा। समझ रहे हो सर? हेलो, ব্যাপারটা বোঝা গেছে? हाँ, हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. We are putting money somewhere where there is, अब हम लोग ऐसे जगह में पैसा रखने जा रहे हैं सर जहां पर रिस्क भी है, इन्फ्लेशन रिस्क है बट इन्फ्लेशन नहीं है। चलो ऐसा भी केस बना लेते हैं, रिस्क इज देयर बट इन्फ्लेशन इज नॉट देयर। इसका मतलब आपको रिस्क प्रीमियम चाहिए बट इन्फ्लेशन नहीं चाहिए। सो आपको इफेक्टिवली अप्रोक्स मतलब अप्रोक्स कितना मिल रहा है? 3% जैसे सेविंग्स में मिलता है, और रिस्क के लिए 6%, तो 6 + 3 9%। जैसे कि आपको कहाँ मिलता है ऐसा रेट? इस तरह का रेट आपको बॉन्ड में मिलता है, जहां वो लोग इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं कर रहे हैं। हेलो, बैंक आपको इन्फ्लेशन एडजस्ट करके देता है, बट क्या NHAI ये जो बॉन्ड या डिवेंचर जो मार्केट से रेज करते हैं, इतना सारा कंपनी जो एक्चुअली अपने बिजनेस के लिए, अपने वर्किंग कैपिटल के लिए, ठीक है, अपने बिजनेस के लिए अपने कैपिटल जुगाड़ कर रहे हैं, इसमें बहुत सारा कंपनी है सर। ये मैंने NSE के साइट से दिखा रहा हूँ आपको, कैपिटल मार्केट है ये सब, रियल लाइफ ट्रेडेबल है ये सब। NTPC नेशनल थर्मल पावर, ठीक है, NHAI, IIFCL, IREDA, प्राइवेट कंपनी भी है, गवर्नमेंट कंपनी भी है, श्रीराम फाइनेंस, धनी लोन्स, इंडिया बुल हाउसिंग, IIHFL, पूनावाला, कौन नहीं है, REC लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सारा कंपनी का फुल फॉर्म तो मैं भी हमेशा नहीं जानता, IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अब बाद में आप लोग घर बैठे बैठे सर्च करो, आपको पता लगेगा कि कौन क्या है, ठीक है। ये नवी फाइनेंस, ये न्यू आया है सर, NAV, ये नवी लोन बोल के कंपनी आया है ना, फ्लिपकार्ट जिन्होंने बनाया था उन्होंने बनाया, जो फ्लिपकार्ट बनाया था सचिन बंसल या बेनी बंसल में से कोई एक है, जो नवी लोन बोल के एक ऐप भी बनाया, नवी फाइनेंस, उसका ही है। 10.25% आपको कूपन रेट दे रहा है। अब आप बोलो कि क्या ये लोग इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने का रेट दे रहे हैं यहाँ पर? हेलो, ये जो 10.25% आपको नवी फाइनेंस बता रहे हैं
कि आप इसका फेस वैल्यू 1000 है, लास्ट ट्रेडेड 990 है, थोड़ा खराब है अभी, ठीक है, मार्केट में डिमांड थोड़ा कम है। क्रिसिल इसको ए स्टेबल किया है, लेकिन ये सब फंड अच्छा करेगा आगे जाके, 18 अक्टूबर को मैच्योर करेगा। अच्छा, ये सब कैलकुलेशंस कहाँ सिखाएंगे? ये सारा कैलकुलेशन सिखाएंगे सर, बॉन्ड कैलकुलेशंस, रिटर्न ऑन मैच्योरिटी, यील्ड ऑन मैच्योरिटी, ये सब केसी चैप्टर में सिखाएंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। डोंट वरी, सब समझ में आएगा, पूरा मार्केट को छान लेंगे सर। लेकिन आप मुझे एक चीज बताओ कि डिवेंचर कंपनीज या बॉन्ड कंपनी, सॉरी बॉन्ड कंपनी जो बॉन्ड रेज कर रहा है या डिवेंचर रेज कर रहा है, वो आपको इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट का पैसा नहीं देता है, मतलब स्ट्रिक्टली स्पीकिंग बैंक देता है, क्योंकि बैंक रिस्क एंड इन्फ्लेशन एडजस्ट का ही पैसा देता है। बट ये लोग आपको दो कारण में दे रहा है, एक आपने सैक्रिफाइस किया उसके लिए, आप अपना पैसा यूज ना करके इनको दे रहे हो, तो 3% तो कम से कम देगा ही ना, और बाकी जो आप मांग रहे हो ना वो रिस्क के लिए है, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनीज है, यहाँ पर आपका पैसा डूबेगा, इसका चांसेस है, मैंने डूबेगा माने डूबने का चांस है, प्राइवेट कंपनी है सर, गलत जगह में इन्वेस्ट कर दिया तो कंपनी चल नहीं पाएगा, तो फिर रिटर्न पाने में दिक्कत होगा, तो इसीलिए आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। लेकिन जिसका रेटिंग हाई है, देखो AAA रेटिंग है, उसका रिटर्न देखो 7.70 ही आपको दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरा बिजनेस सिक्योर है। इसको बोलते हैं क्रेडिट वर्दिनेस। क्या बोलते हैं इसको? क्रेडिट वर्दिनेस। ये लोग कौन है? क्रिसिल, केयर, फिच, ये लोग कौन है? रेटिंग एजेंसी। रेटिंग एजेंसी क्या चेक करता है? कंपनी का क्रेडिट वर्दिनेस चेक करता है कि मार्केट से पैसा रेज कर रहा है, रीपे करने लायक है कि नहीं। ह्यूज कॉन्सेप्ट सर, सुनते सुनते माथा खराब हो जाएगा, लेकिन मेरा बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग जानो, जितना जानोगे कम पड़ जाएगा। ओके सर, आप तो ऐसे ही हम लोगों का माथा खराब करते हो। सो वी आर पुटिंग मनी समवेयर वेयर देयर इज अ रिस्क बट नो इन्फ्लेशन। 3% प्लस 6%, लेकिन ये तो अप्रॉक्स हुआ। इफेक्टिव रेट कितना होगा? कौन बताएगा मुझे? इफेक्टिव रेट कितना होगा? मल्टीप्लिकेटर यूज करेंगे सर। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब आपको इस तरह का रिटर्न देते हैं तो मल्टीप्लिकेटर करते हैं, बैंक वगैरह स्पेशली। 1.03 इंटू 1.06 -1। इफेक्टिव रेट थोड़ा ज्यादा होता है, 9.18%। ठीक है, ऐसा सिचुएशंस आप कहीं पर भी डेवलप कर सकते हो। एक लास्ट सिनेरियो है, केस 4। we are putting money somewhere where there is a risk। मैंने ऐसा जगह में पैसा रखेंगे अभी, there is risk भी है, इन्फ्लेशन भी है, मैंने एकदम परफेक्ट जगह है, और इन्फ्लेशन भी है। रिस्क भी है, इन्फ्लेशन भी है, इन्फ्लेशन भी है, सॉरी इन्फ्लेशन भी है, रिस्क भी है, और क्या? अच्छा, वेयर देयर इज अ रिस्क एज वेल एज इन्फ्लेशन, सॉरी वेयर देयर इज अ रिस्क एज वेल एज इन्फ्लेशन, दो ही चीज है, मैंने यही तो मेन दो चीज है। तो वहां पर आपको क्या मिलेगा? 3% तो आपको ऐसे ही मिलना चाहिए, है ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए, प्लस 5% इन्फ्लेशन एडजस्ट करके, प्लस 6% एटलीस्ट। पत्थर की लकीर नहीं है, अजम्पशन है, मार्केट ट्रेंड है, तो कम से कम 14% रिटर्न आप एक्सपेक्ट करते हो। बट इफेक्टिव रेट थोड़ा ज्यादा मिलेगा आपको, 1.03 इंटू 1.05 इंटू 1.06 -1। तो कुल मिला के आपको थोड़ा सा ज्यादा मिलने का चांसेस है, मिलेगा, दैट इज 14.64%। तो 0.64% माने 0.5% से भी ज्यादा, तो कुछ कम बात नहीं है। समझ रहे हो सर? ये मल्टीप्लिकेटर कॉन्सेप्ट
मार्केट में देखने को मिलता है, बैंकिंग इंडस्ट्री में, फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज में ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट का सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप लोगों को और भी टाइम टू टाइम समझ में आ जाएगा, बट इंटरेस्ट रेट इस तरह से मार्केट में काम करता है। और इसी तरह से इन्वेस्टर एज वेल एज कंपनी रेट पे करता है और इन्वेस्टर डिमांड करते हैं, मैंने डिमांड कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि मुझे इतना तो मिलेगा, है ना। कंट्री टू कंट्री वेरी करता है सर, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, पॉइंट टू बी नोटेड सर। हाँ, कंट्री टू कंट्री वेरी करेगा। जैसे अगर वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन रेट देखा जाए, आपको एक आइडिया मिल सकता है लेटेस्ट रैंकिंग कहाँ मिल सकता है। आप IMF का भी डेटा ले सकते हो, ठीक है। और चलो मैं स्टैटिस्टा देख लेता हूँ थोड़ा। हाँ, स्टैटिस्टा नॉट बैड, हाँ ऐसे प्राइवेट है बट फिर भी इन्फ्लेशन का करेंट मार्केट स्ट्रक्चर अगर देखो, ये देखो सर, ये लेटेस्ट में बता रहे हैं, जून का बता रहे हैं, जून जुलाई का। यूनाइटेड स्टेट्स 3.2, चाइना माइनस, डिफ्लेशन में चला गया क्योंकि चाइना का तो हालत और भी खराब है, प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा है, रियल एस्टेट हालत खराब है। जर्मनी 6.2, यूरोप 5.3, फ्रांस 4.3, यूनाइटेड किंगडम 6.4, इंडिया का यहाँ पर बताया नहीं, इंडिया का इधर था 5.09 था अप्रैल में, ठीक है, ऐसा बता रहा है सर। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा, इंडिया के नॉर्मली 6, 6.5, 6.7 ऐसा ज्यादा दिखता है। कुछ कंट्रीज है जहां पर हालत बहुत खराब है सर, जैसे कि श्रीलंका, अर्जेंटीना, तुर्की, सूडान, इवन पाकिस्तान का भी सिचुएशन अच्छा नहीं है। पाकिस्तान का सिचुएशन भी 15-20% इन्फ्लेशन रेट है, वेरी बैड सिचुएशन। आप अगर ऑफिशियल साइड लाइक देखना चाहोगे ना तो फिर आप इधर जा सकते हो, लाइक ये सब, ये देखो जहाँ डीप एरिया है ना, आप समझो कि वहाँ इन्फ्लेशन बहुत खराब है और इकोनॉमी बहुत खराब जा रहा है, यानी दे आर इन डेंजर जोन। जहाँ डीप है जैसे कि पाकिस्तान, जैसे कि ईरान, जैसे कि अफ्रीकन कुछ ये इजिप्ट वगैरह एरिया, ठीक है, ये सब एरिया, ये सब डेंजर जोन में है। इधर ये आपका कोलंबिया, इधर आपका अर्जेंटीना, दीज आर डेंजर जोन एरिया सर। इकोनॉमी बहुत खराब है, ब्लीड कर रहा है, कहीं कहीं तो ब्लीड कर रहा है। और जहां आपको नॉर्मल दिख रहा है इसका मतलब यहाँ इन्फ्लेशन ठीक ठाक है, एकदम मॉडरेट लेवल में। और जहां आपको ग्रीन दिख रहा है ना, जैसे कि चाइना, माने इकोनॉमी स्लो पड़ गया है। इतना समझो कि डिफ्लेशन माने इकोनॉमी स्लो पड़ जाना, मार्केट डिमांड बिल्कुल लो हो जाना, ठीक है। सिमिलर सिचुएशंस अरबियन नेशंस में भी है, ठीक है। चाइना का हालत देखो, अरबियन नेशंस का हालत देखो, ठीक है। ये थाईलैंड वगैरह का हालत देख सकते हो आप, ठीक है। थोड़ा बहुत साउथ अफ्रीकन नेशंस हैं जहां पर इकोनॉमी स्लॉथ पड़ गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है सर? अरे कुछ तो माथा में जा रहा है। कि বোঝা গেছে কি যাচ্ছে না? सर नेक्स्ट क्लास हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, जहां पर आपको कैलकुलेशन का मजा मिलने वाला है सर। यहाँ पर हम लोग न्यू काफी क्वेश्चंस करेंगे। अगर किसी ने पहले भी क्लास किया था कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग का, तो उनको भी बोलूंगा कि सब लोग न्यू क्वेश्चंस भी करेंगे, तो आप लोग डिमोटिवेट ना हो जाओ। कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग, इसमें काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशंस आपको पता लगेगा और आपका फाइनेंस को काफी बेहतर तरीके से डेवलप होगा। और यहाँ पर ना कैलकुलेशन टेक्निक, ठीक है, कैलकुलेटर में कैसे करना है विदाउट यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर। आपके जो कमर्शियल कैलकुलेटर होता है ना घर पे, सबको ही ना कमर्शियल कैलकुलेटर घर पे जरूर रखना, क्योंकि एज ए कॉमर्स स्टूडेंट्स दीज आर मस्ट। मैं कैमरा में दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको दिख रहा है तो
ऑरपेट का या कैशियो का कॉमर्शियल कैलकुलेटर दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर, कैमरा में दिख रहा है? हाँ सर। इस तरह का कैलकुलेटर, चाहे वो कैशियो हो ऑरपेट हो, वही रखना, ठीक है? डोंट यूज साइंटिफिक कैलकुलेटर, ठीक है? तो वहां पर पावर का इस्तेमाल करना सब सीखना पड़ेगा आपको, मस्ट है। तो वो सब चीज मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाऊंगा। स्पेशली कैलकुलेटर का इस्तेमाल बहुत इंटरेस्टिंग नहीं होने वाला है सर। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला रटना नहीं है, बहुत सारा फॉर्मूला होता है, बट वी डोंट वांट टू मगअप, ठीक है? हमें फॉर्मूला को रटना नहीं है। ऐसे में आप लोगों को नोट शेयर कर सकता हूँ, आप लोग जरूर उसको देख सकते हो, बट हम लोग सीखेंगे सर, एकदम सीखेंगे, सो डोंट वरी, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में चर्चा जारी रखेंगे। ये चैप्टर 2-3 क्लास लगेगा, उसके बाद हम लोग डिविडेंड डिसीजन पढ़ेंगे। जो लोग डिविडेंड डिसीजन के लिए वेट कर रहे हो, डोंट वरी, हम लोग डिविडेंड डिसीजन पढ़ेंगे सर। স্যার ওই অপারেশন হিসেবে একটু বলবেন ওটা কি? একটু ওয়েট করে দা বলছি, একটু ওয়েট করে দা। ठीक है सर, फिर आज इतना ही है, टाटा। बाय सर।